हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल। आप सबको नमस्कार। वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स नेविगेटर। कैसे हैं आप लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए इसी के साथ आज का क्लास शुरू करते हैं, जहां पे आज हम बहुत सारे क्वेश्चंस लगाने वाले हैं ऑन ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो कमर कस लीजिए, कॉपी पेन ले लीजिए, समझ रहे हैं ना। और हर एक क्वेश्चन को आपको अपने से करना है। मैं क्वेश्चन पहले आप अपने से कीजिए, फिर मैं क्वेश्चन को कराऊंगा। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ ऑर्डर। पहला क्वेश्चन देखिए, जो पहला क्वेश्चन आपको जो बोर्ड पे दिया हूं, इसमें 3 क्वेश्चन है और तीनों क्वेश्चन एक अलग अलग लेवल का वैरायटी क्वेश्चन है। कोई भी क्वेश्चन सेम नहीं है इसमें। ये 3 क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन को आप अपने से अभी पॉज कीजिए और फटाक से कीजिए, आप समझे ना, तब भी कुछ हो पाएगा। समझ रहे हैं, फटाफट कीजिए। देखिए कितना मजा आता है, हर एक क्वेश्चन करने में मजा आएगा। हर एक क्वेश्चन एक लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए पॉज करके फटाक से कीजिए, उसके बाद मैं करता हूँ, तब देखिए कितना मजा आने वाला है। चलिए जल्दी कीजिए, फटाफट कीजिए। 5 मिनट देता हूँ आपको, 5 मिनट। चलिए पॉज कीजिए। किया आपने, सोल्व किया। चलिए मैं करता हूँ, करूँ, देखिए करता हूँ मैं। पहला क्वेश्चन बोल रहे हैं भैया, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन फोर्सेस। 3 क्वेश्चन है। अब तीनों में क्या करना है, दो फोर्सेस दिए हूँ, डिफरेंट एंगल्स पे लग रहे हैं, और तीनों में क्या करना है, अपने को मैग्नीट्यूड फाइंड करना। मतलब मैग्नीट्यूड मतलब क्या, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या भाई। मैग्नीट्यूड तो आपने लिखा दिया, तो मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब भैया होता है रिजल्टेंट का बात कर रहे हैं। रिजल्टेंट मतलब एडिशन, मतलब वेक्टर एडिशन का बात कर रहा है। समझ में आ रहा है। जब भी मैग्नीट्यूड लिखे तो इसका मतलब समझना है अपने को रिजल्टेंट या एडिशन का बात कर रहा है। मतलब 2 फोर्सेस दे रहे हैं, किसी पार्टिकुलर एंगल पे लग रहे हैं। 2 फोर्सेस किसी पार्टिकुलर एंगल पे, 2 फोर्सेस किसी पार्टिकुलर एंगल पे। तो अपना रिजल्टेंट का क्या फॉर्मूला था, रिजल्टेंट का फॉर्मूला था a² + b² + 2ab cos थीटा। था ना ये फार्मूला, बहुत आसान फार्मूला था। आ रहा है समझ में। तो अपने को 2 फोर्सेस दिए गए हैं, मतलब 2 फोर्सेस दिए गए। इसमें क्या आपको आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई ये करना है कि पहला जो ये फार्मूला है, फार्मूला को बहुत अच्छे से एनालाइज कीजिए, उसके बाद ये दोनों को लगाए, ये इन तीनों में लगाइए फार्मूला को, ठीक है ना। देखिए आर तो अपना हो गया रिजल्टेंट, मतलब यहाँ पे 2 फोर्सेस हैं, इसके अनुसार क्या रिजल्टेंट हो जाएगा, नेट फोर्स। समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे ए है मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, बी है मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर, और यहाँ पे थीटा जो है एंगल बिटवीन द वेक्टर्स होता है। आ रहा है समझ में। अब देखिए मैं पहले पे लगा रहा हूँ इस फार्मूला को, समझ में आ रहा है ना। मैं पहले पे लगा रहा हूँ, बहुत अच्छे से ध्यान से देखिए, आपको हर एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे मैं सॉल्यूशन करता हूँ। पहले का सॉल्यूशन देखिए, F1 दिया हुआ कितना 10 न्यूटन, F2 कितना दिया हुआ है अपना 5 न्यूटन, और जो अपना एंगल बिटवीन द वेक्टर्स है, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स क्या होता था पहले। अगर ये नहीं आ रहा है आपको समझ में, तो समझ लीजिए कि जाएगा हर एक जगह से। समझ में आ रहा है। एंगल बिटवीन द वेक्टर्स इज द स्मॉलर एंगल व्हेन टेल टू टेल और हेड टू हेड बिट। मतलब सबसे छोटा एंगल होना चाहिए जब टेल से टेल मिले और हेड से हेड मिले। समझ में आ रहा है ना। तो देखिए यहाँ पे सबसे छोटा एंगल बन रहा है, सबसे एक बड़ा एंगल ही है और छोटा एंगल ही है, मतलब 60 डिग्री। जब टेल से टेल मीट कर रहा है, मतलब सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब थीटा 60 डिग्री हुआ। तो लगा दो वहाँ पे एफ नेट, फाइंड करो एफ नेट। वहाँ पे तो रिजल्टेंट बोल रहे हैं क्योंकि वो जनरल फार्मूला है। अब रिजल्टेंट किस चीज़ का भाई, वेलोसिटी का कि फोर्स का कि किसका, कि डिस्प्लेसमेंट का, किसका। यहाँ पे भैया नेट फोर्स का समझ में आ रहा है ना। मतलब फोर्स का रिजल्टेंट फाइंड करना, मतलब फोर्स का रिजल्टेंट मतलब नेट फोर्स। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे लगा देंगे भैया अपना फार्मूला मॉडिफाइड करो, F1² + F2² + 2F1 F2 cos थीटा। बना दिए a² + b² + 2ab cos थीटा। सेम बात है, समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पे अब इस फार्मूला को मॉडिफाइड तो कर दिए, लेकिन अब इस फार्मूला में हम पुट करने वाले F1 का वैल्यू, F2 का वैल्यू और थीटा का वैल्यू। समझ में आ रहा है। देखिए फटाफट आंसर आने वाला है, फटाफट कीजिए, 20 सेकंड में करिए। 10 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर + 2 × 10 × 5 cos 60। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए 10 दाइया कितना हुआ 100 + 50 25 + 10 × 20 बचे, 20 बचे, ये भी हो गया 100, ये भी हो गया 100 ना। हाँ ठीक है। cos 60 का वैल्यू कितना होता है, cos 60 का वैल्यू 1/2। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से ये कट जाएगा कितना बार में, 50 बार में, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे ये कितना हुआ 125, ये 100 + 25, 125 + 50 कितना हुआ 125 + 50। इतना बड़ा क्यों लिख रहे हैं, 125 + 50 अपना हो गया 175, रूट 175 न्यूटन आंसर हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, ठीक है ना। रूट 175 न्यूटन आंसर हो जाएगा आपका। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे करता हूँ दूसरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन का आंसर मैच किया कि नहीं आपका, किया होगा ना। ठीक है। देखिए यहाँ पे दूसरा, देखिए दूसरा क्वेश्चन जो है ना इससे हटके, अब इससे हटके कैसे है। यहाँ पे तो एंगल बिटवीन द वेक्टर्स आपको फटाक से दे दिया था मैं, समझ में आ रहा है 60 डिग्री। लेकिन यहाँ पे एंगल बिटवीन द वेक्टर्स आपको फाइंड करना पड़ेगा भैया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है ना पहले वेक्टर का तो हेड है, लेकिन दूसरे वेक्टर का यहाँ पे टेल है। जब टेल से टेल या हेड से हेड मैच करे, छोटा एंगल हो तभी लेंगे। समझ में आ रहा है। छोटा एंगल तो है लेकिन टेल से टेल मैच नहीं कर रहा, हेड से हेड मैच नहीं कर रहा, तो क्या करते हैं हम मैच करा देते हैं। F1 वेक्टर को क्या करते हैं, शिफ्ट करते हैं यहाँ पे,
शिफ्ट करेंगे तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री लीनियर पेयर से, क्योंकि वो ये अपना 120 और ये 60 डिग्री होना पड़ेगा। मतलब एंगल बिटवीन द वेक्टर्स कितना हो जाएगा, हम बोले यहाँ पे F1 कितना है, F1 भैया अपना 10 न्यूटन है, F2 कितना है, F2 अपना 5 न्यूटन है, लेकिन थीटा कितना है, मैं थीटा पूछ दूँ, थीटा 60 डिग्री है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 60 थीटा कितना है, 60 डिग्री है, थीटा 60 डिग्री है, थीटा 60 डिग्री। मतलब समझ लीजिए ना कि ये जो क्वेश्चन है ना और ये क्वेश्चन दोनों सेम ही बात है, दोनों सेम ही बात है। ये क्वेश्चन हो या ये क्वेश्चन, दोनों सेम ही बात है। सेम बात कैसे है दोनों क्वेश्चन, क्योंकि देखिए वो क्वेश्चन जो था ना, वो क्वेश्चन ऐसे नंगा पुंगा था, इसमें नया कपड़ा बना दिया इसको, समझ में आ रहा ना। बस इसमें चेंज क्या किया मैंने, बस एंगल बिटवीन द वेक्टर्स फाइंड करने के लिए बोल देता है। एंगल बिटवीन द वेक्टर्स आपको फाइंड करना पड़ेगा 60 डिग्री, ये सिखाया हूँ आपको फाइंड करने के लिए। 60 डिग्री होगा एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। यहाँ पे तो डायरेक्ट दिया था, लेकिन यहाँ पे इनडायरेक्ट समझ आपको निकालना पड़ा 60 डिग्री, समझे, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स निकालना पड़ा। अब पहले से 10 न्यूटन F1 है, F1 5 न्यूटन है और थीटा 60 डिग्री, मतलब सेम सोल्यूशन आएगा। मतलब इसका भी आंसर आने वाला है अंडर रूट इसका भी आंसर आने वाला अंडर रूट 175 न्यूटन नेट फोर्स होगा। समझ में आ रहा है, नेट फोर्स होगा, कितना होगा नेट फोर्स, 175 न्यूटन। अब आइए तीसरे पे, आया समझ में, यहाँ तक समझ में आया, बहुत आसान है भैया, आया होगा समझ में आ रहा है। देखिए अब 3 नंबर देखिए, 3 नंबर का सोल्यूशन देखिए, 3 नंबर भी और झकास सवाल है, समझ में आ रहा ना। मतलब कोई वैरायटी नहीं छोड़ा मैंने, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन में डिफरेंस आपको पता चल गया, लेकिन इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में डिफरेंस पता कीजिए कहाँ पे है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने थीटा नहीं बोला फाइंड करने के लिए, बस रिजल्टेंट बोला। यहाँ पे थीटा और रिजल्टेंट दोनों बोला, यहाँ पे थीटा भी बोला लेकिन रिजल्टेंट बोला, लेकिन दूसरे तरीका से बोला। समझ में आ रहा है, आपका बस समय नहीं लगना चाहिए इसमें, ये फटाक से होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भैया अपना ये तो हो गया अपना थीटा, क्यों, क्योंकि हम टेल से टेल मैच करना पड़ेगा, तो ये 60 डिग्री हो गया थीटा। अब 60 डिग्री F1 कितना है, 10 न्यूटन, F2 कितना है, 10 न्यूटन, और थीटा कितना है, थीटा 60 डिग्री, थीटा कितना है, 60 डिग्री। मतलब दो फोर्सेस जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है और वो 60 डिग्री पे एक्ट कर रहे हैं। समझ में आ रहा ना, मतलब दो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है और वो 60 डिग्री पे एक्ट कर रहे हैं, तो उसका आंसर मैं क्या बताया था आपको, नेट फोर्स कितना आएगा, यहाँ पे नेट फोर्स आएगा अंडर रूट 3 है, 60 डिग्री पे एक्ट करेगा तो आया समझ में, √3 है, मतलब √3 × 10, मतलब 10√3 न्यूटन, 10√3 न्यूटन। ये आया समझ में, क्या वो टेबल आपको आपने याद किया होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए मैंने तो शॉर्टकट मेथड से करा के दिखा दिया, क्योंकि आपको मैं याद कराया था कि आपको याद करना है, जब 90 डिग्री पे लगे तो क्या होगा, 60 पे लगे तो क्या होगा, 120 पे लगे तो क्या होगा, 180 पे लगे तो क्या होगा, 0 पे लगे तो क्या होगा। लेकिन मैं आपको अभी लॉन्ग मेथड से भी इसको करा के बता देता हूँ, इतना आंसर सेटिस्फाई कर देता हूँ कि 10√3 न्यूटन आ रहा है कि नहीं। ठीक है, देखिए मैं सेटिस्फाई करता हूँ। सी का सोल्यूशन देखिए, सी का लॉन्ग सोल्यूशन देखिए, लॉन्ग सोल्यूशन समझ में आ रहा है ना, लॉन्ग सोल्यूशन करते रह जाएगा एग्जाम में। समझ में आ रहा है, आपको 40 सेकंड मिलता है तो 40 सेकंड में ऐसा ही सोल्यूशन करना पड़ेगा, और मैक्सिमम टाइम ऐसा ही सॉल्यूशन आपको आएगा। मैग्नेटिज्म पढ़िए, समझ में आ रहा ना, इलेक्ट्रोस्टैट पढ़िए, ग्रेविटेशन पढ़िए, बहुत सारे चैप्टर है, समझ रहे हैं, उनको पढ़िए। बस ऐसा आएगा कि दो फोर्सेस होंगे जिनका मैग्नीट्यूड सेम होगा और आपको वेक्टर मतलब एडिशन करना पड़ेगा, वेक्टर सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। देखिए आप समझ में आ रहा है ना, तो आप देखिए यहाँ पे लॉन्ग सोल्यूशन देखिए। इसका लॉन्ग सोल्यूशन कैसे कर सकते हैं, एक तो अपना ये कर सकते हैं, पहला मेथड लॉन्ग सोल्यूशन में लगा सकते हैं अपना कि रिजल्टेंट क्या होगा जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होता है। ये तो डायरेक्ट याद कराया था, तो याद करने वाले मेथड से हुआ, लेकिन एक हो सकता है कि रिजल्टेंट होता है 2a cos θ/2, 2a cos θ/2, ये कराया था ना 2a cos θ/2, तो लगा दो यहाँ पे r = 2a, 2 × a है दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड जो सेम है, 10 × cos θ/2 मतलब cos 60/2, मतलब cos 30 का बात कर रहा है, cos 60/2 मतलब cos 30 का। इसे सोल्व करो, कितना हुआ 20 × cos 60/2 मतलब cos 30, cos 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2, √3/2 ये आ गया अपना 10√3। कोई दिक्कत, 10√3 न्यूटन आंसर आ रहा है समझ में। अब दूसरा मेथड, ये नंबर ये हुआ दूसरा मेथड देखिए, दूसरा मेथड इसी को करने का। अब ये फार्मूला लगा दो, r = a² + b² + 2ab cos θ, 2ab cos θ, मतलब a के भी, अब बता दे रहा हूँ कैसे करना है। यहाँ पे देखिए आंसर भी वही आने वाला है, 10√3 न्यूटन ही आएगा, 10√3 न्यूटन ही आएगा नेट फोर्स का वैल्यू। क्यों, क्योंकि a के जगह पे आप 10 रखोगे, b के जगह पे 10 रखोगे, यहाँ पे थीटा के जगह पे 60 रखोगे, उससे कैलकुलेट करके लाओगे, इतना ही आंसर आने वाला है, इतना ही आंसर लाने वाला है। बता समझ लीजिए कि ये हर एक वैरायटी का क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपको करा दिया, समझ में आ रहा ना। और ये एक क्वेश्चन हुआ, अभी तो 24 क्वेश्चन बाकी है, पूरे 25 क्वेश्चन लेके आया हूँ, तो कमर कस लीजिए, समझ रहे ना, और आगे मूव कीजिए, समझ रहे ना। चलिए इसे नोट कीजिए फटाक से। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही ईजी है, समझ में आ रहा था। जो पहला क्वेश्चन आपने किया समझ लीजिए कि उससे ज़्यादा तो ईजी है ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए इसे क्वेश्चन कीजिए। पहले आपको देखना है कि दिया क्या गया है और फाइंड क्या करना है, समझ में आ रहा ना। अगर ये पता चल गया आपको कि दिया क्या गया है, फाइंड क्या करना है, और उसके अनुसार आप फार्मूला चिपकाइए, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन देखते हैं इसका, पहले पॉज करके आप कीजिए, फिर सॉल्यूशन करता हूँ। कर लिया आपने, कर लिया, देखिए फिर मैं करता हूँ, ठीक है, करता हूँ। 2 फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 8 न्यूटन एंड 50 न्यूटन, F1 8 न्यूटन है, दूसरा का F2 15 न्यूटन है, ठीक है, कोई बात नहीं। रेस्पेक्टिवली एक्टिंग एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट पे लग रहा है, ठीक है भैया। इफ़ द रिजल्टेंट फोर्सेस इज 17 न्यूटन, मतलब रिजल्टेंट फोर्स कितना है, 17 न्यूटन है। चलिए रिजल्टेंट फोर्स कितना है भैया, रिजल्टेंट फोर्स मतलब F नेट लिखेंगे ना, R तो नहीं लिखेंगे, F नेट लिखेंगे। F नेट कितना है, 17 न्यूटन है, ठीक है।
अब पूछ रहा है कि देन एंगल बिटवीन द फोर्सेस इज टू बी, मतलब रिजल्टेंट दे दिया, F1 फोर्स का मैग्नीट्यूड दे दिया, F2 फोर्स का मैग्नीट्यूड दे दिया, और आपसे पूछ रहा है कि एंगल बिटवीन द फोर्सेस क्या होगा। बहुत आसान है भैया, सीधी बात है, निकालो यार, मैं इसमें क्या बोलूँ, ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। चलिए निकाल लेता हूँ। F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। कितना आसान है, आसान है ना, बहुत आसान है। और इसमें पुट करना है, फटाफट आंसर आ जाएगा थीटा का, समझ में आ रहा ना। चलिए कर दीजिए, चलिए करता हूँ। चलिए 17 इज इक्वल टू अब यहाँ पे आ गया F1 का स्क्वायर कितना है भैया, 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर प्लस 2 × 8 × 15 cos थीटा, ठीक है, cos थीटा। अब यहाँ से स्क्वायर रूट को बाहर ले आ दो। स्क्वायर रूट को जब इधर लाओगे तो 17 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 टाइम 64 प्लस ये 15 × 15 225 प्लस ये हो जाएगा 8 × 16, 16 × 15 करना है, 16 × 15 करना है। फ्रैक्ट से कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे बेसिक कैलकुलेशन में आपको सिखाया था कि 16 × 15 फटाक से अगर करना हो तो कैसे करेंगे, 16 × 15 फटाक से करना हो तो कैसे करेंगे, कर दीजिए। 15 × 15 करने की क्या दिक्कत है, 15 × 15 कितना होता है 225, ये तो पता है आपको। 15 × 15, 15 को 15 बार कर दिया, लेकिन 16 दिया हुआ है तो एक बार 16 और ऐड कर देंगे इसमें। 5 6 5 11 का 1, ये हो जाएगा 2 1 3 1 4, ये 241 फटाक से हो गया। आया समझ में आपको कैसे हुआ, बेसिक कैलकुलेशन देखिए, नहीं आया समझ में आपको तो चलिए 241 होने वाला है, 241 cos थीटा आया समझ में आपको। अब देखिए 17 का स्क्वायर कितना होता है, 17 का स्क्वायर अब मुझे भी नहीं आता है, 289 होता है, 289, 70 का स्क्वायर 289, समझ में आता है ना, 289। अब 64 + 225 कितना होता है, 5 4 9 6 2 8 और ये 289, अरे भैया 289 यहाँ पे आ गया, प्लस 241 cos थीटा, 241 cos थीटा। अब देखिए आप 241 cos थीटा, और ये तो ये कट गया, मतलब बचा इधर 0, मतलब cos थीटा बराबर भैया आपका बचने वाला है 0 अपन 241। और किसी भी नंबर को आप जब 0 से आप डिवाइड कीजिएगा, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड कीजिएगा, सॉरी 0 को किसी भी नंबर से आप डिवाइड कीजिएगा, उसका बचने वाला है 0, मतलब नील बटा सन्नाटा, मतलब cos थीटा आपका आने वाला है 0। और cos थीटा 0 कब होता है, cos थीटा 0 होता है cos 90 पे भैया, तो थीटा cos से cos मैच किया तो थीटा से 90 मैच किया, मतलब थीटा बराबर 90 डिग्री, मतलब एंगल बिटवीन द टू फोर्सेस कितना होने वाला है 90 डिग्री, मतलब दोनों फोर्सेस ऐसे एक्ट कर रहे हैं, ये अपना इधर और ये अपना इधर, समझ में आ रहा था, ये 90 डिग्री पे दोनों फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, जिसका F1 कितना है मैग्नीट्यूड, F1 का 8 न्यूटन है, और F2 का कितना है मैग्नीट्यूड, F2 का 15 न्यूटन है, 15 न्यूटन है। तो समझिए, जानते हैं ये जो क्वेश्चन है आपका, तो ये 90 डिग्री आंसर आ गया, ठीक है ना, लेकिन क्वेश्चन में जो आंसर होगा इस फॉर्मेट में भी दे सकता था, समझ में आ रहा है, इस फॉर्मेट में भी दे सकता, तो सावधान रहिए, समझ में आ रहा है ना, कुछ भी पूछ सकता है। कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है, क्या मैंने आपका इसका कॉन्सेप्ट नहीं कराया है, कॉन्सेप्ट अगर पता है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। चलिए इसे नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं अपन। नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है आपके दिमाग को खोल देने वाला है, ये रेंज पे क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है ना, मैं हिंट दे चुका हूं पहले, आपको रेंज पे क्वेश्चन करना है, समझ में आ रहा है। चलिए इस क्वेश्चन को कीजिए, पॉज करके कीजिए जल्दी, आपको 1 मिनट दे रहा हूं समय, ठीक है, चलिए फटाफट कीजिए, चलिए 1 2 3, चलिए मैं सॉल्व करता हूं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को बहुत आसानी से, बहुत आराम से समझ लेना, बहुत धैर्य के साथ, बहुत केयरफुली पढ़िए, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन में आपको करना है, ठीक है ना, पैसेंस के साथ हर एक क्वेश्चन को पढ़ना है, जो दिया गया उसको लिखना है, समझ में आ रहा है, और फाइंड करना है कि जो दिया गया है और जो पूछ रहा है, समझ में आ रहा है, जो दिया गया जो पूछ रहा है उसके बीच में रिलेशन क्या है, उसका कौन सा फॉर्मूला रहेगा, तब जाके आप सोल्व कीजिए, फटाक से आंसर बनेगा, फटाक से आंसर आएगा, समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ पे 2 फोर्सेस 10 न्यूटन एंड 6 न्यूटन एक्स ऑन ए बॉडी, 2 फोर्सेस दिए हो, चल मान ले भाई F1 10 न्यूटन, एक F2 6 न्यूटन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। द डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस आर अननोन, मतलब डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस आर अननोन, मतलब किस एंगल पे लग रहा है पता नहीं, तभी तो पता चलेगा डायरेक्शन, मतलब आपको क्या बताया था, एंगल क्या बोलता है, एंगल देता है सेंस ऑफ डायरेक्शन, तो इसीलिए मैंने एंगल का जिक्र किया यहाँ पे कि द डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस आर अननोन बिकॉज एंगल इज नॉट गिवन, समझ में आ रहा ना। देखो यहाँ पे अब बोला द रिजल्टेंट फोर्सेस ऑन बॉडी में भी, अब रिजल्टेंट फोर्स ऑन द बॉडी में भी, यहाँ पे ध्यान रखना है, जानते क्या, मे बी, ये मे भी बहुत बड़ा शब्द है। मे बी का मतलब कि इन चारों ऑप्शंस में से ये अगर 2 फोर्स लग रहा है तो इनमें से कौन सा फोर्स जो है, मतलब इनका नेट फोर्स हो सकता है, एग्जैक्ट नहीं बोल रहा है, समझ में आ रहा है, क्योंकि एग्जैक्ट तभी बोलेगा जब यहाँ पे आपको डायरेक्शन का सेंस दिया रहेगा, जब एंगल दिया रहेगा, समझ में आ रहा है ना, तभी आप एग्जैक्ट निकाल सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि कहाँ से कहाँ तक एंगल वेरी कर सकता है, एंगल जो है 0 से लेकर 180 तक जा सकता है, क्योंकि मिनिमम एंगल आपको बताया था कि 0 डिग्री होगा और मैक्सिमम जो एंगल होगा वो 180 डिग्री होगा, समझ में आ रहा है ना। तो मैक्सिमम एंगल 180 डिग्री होगा, मिनिमम एंगल 0, तो 0 से लेकर 180 डिग्री के बीच में। तो रेंज अपना क्या आता था, रेंज अपना आता था, रेंज रिजल्टेंट का रेंज क्या आता था, रिजल्टेंट का रेंज आता था कि a प्लस बी से छोटा होना चाहिए और a माइनस बी से बड़ा होना चाहिए, ये मतलब जनरल था, समझ में आ रहा ना, जनरल था, मतलब ये अपना क्या होता था, a प्लस बी मैक्सिमम था, समझ में आ रहा ना, मैक्सिमम रिजल्टेंट था, और ये मिनिमम रिजल्टेंट था, कितना किस एंगल पे था, ये थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री पे आता था, और ये थीटा इज इक्वल टू ये आता था अपना, थीटा इज इक्वल टू अपना 0 डिग्री पे, समझ में आ रहा ना, ये थीटा छोड़ 0 डिग्री पे। तो यहाँ पे तो एंगल नहीं दिया हुआ है, डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस बोल रहा है अननोन, मतलब एंगल नहीं दिया हुआ है, तो एंगल कहाँ से कहाँ हो सकता है, 0 से लेके 180 डिग्री के बीच में एंगल हो सकता है अपना, समझ में आ रहा ना। तो 0 से लेके 180 डिग्री के बीच में हम चेक करते रह जाएंगे, समझ में आ रहा ना, 0 पे चेक करेंगे,
15 डिग्री पे चेक करेंगे, 30 डिग्री पे चेक करेंगे, 60 डिग्री पे चेक करेंगे, 45 डिग्री पे चेक करेंगे, 90 डिग्री पे चेक करेंगे। समझ में आ रहा है ना? मतलब 0 से लेकर 180 तक आप चेक करते रहिए। 120 पे चेक कीजिए, 135 पे चेक कीजिए, सब पे चेक कीजिए। समझ में आ रहा है? डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू जाएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए ना इसी रेंज के बीच में आएगा। मतलब ये रेंज जो है, मतलब ये रिजल्टेंट है, इसी के बीच में आएगा, a प्लस बी और a माइनस बी। मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं आप, इसके लिए फोर्स के लिए क्या सकते हैं, फोर्स के लिए लिख सकते हैं कि F1 F2। समझ में आ रहा है ना? मतलब ये मैंने डिफरेंस लगाया, क्योंकि बड़ा कौन है छोटा कौन है पता नहीं। समझ में आ रहा है ना? मैंने तो F1 दे दिया, मान लो इसको F2 दे, तो क्या करते हैं? समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे हो जाएगा रिजल्टेंट और ये हो जाएगा F1 प्लस F2। मतलब रिजल्टेंट जो है ना, नेट फोर्स का रिजल्टेंट, नेट फोर्स, यहाँ पे नेट फोर्स हम लिख सकते हैं। रिजल्टेंट मतलब नेट फोर्स, नेट फोर्स इसी के बीच में लाई करेगा, इसी के बीच में। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? आ रहा होगा समझ, बहुत क्लियर समझाया तो आएगा कि नहीं। अब देखो, अब मैक्सिमम फोर्स हम यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं इससे मैक्सिमम का मतलब F1 प्लस F2, F1 प्लस F2 होता है। F1 प्लस F2 कितना हो जाएगा भैया? F1 प्लस F2 10 प्लस 6, 10 प्लस 6 इक्वल टू 16 न्यूटन। और मिनिमम कितना हो सकता है? मिनिमम, अगर मिनिमम आपसे पूछो तो मिनिमम फोर्स कितना लग सकता है? मिनिमम फोर्स लगेगा आपका F1 और F2 का डिफरेंस, मतलब F1 F2 का डिफरेंस लगेगा मिनिमम। समझ में आ रहा है? ये डिफरेंस का साइन होता है। समझ में आ रहा है? मतलब F1 में से F2 नहीं घटा रहा हूँ, ये लिखा हुआ कि F1 और F2 का डिफरेंस, अगर F1 कुछ हो F2 कुछ हो तो उसका डिफरेंस कितना होगा? हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगा। समझ में आ रहा है? तो कितना आने वाला है? 10 में से 6 गया 4, जैसे आप 10 में से 6 ले जाइए, 4 होगा, 4 न्यूटन। समझ में आ रहा है ना? अगर आप इसको 6 में से 10 भी ऐसे घटा तब भी 4 लिखते। समझ में आ रहा है ना? तब भी आप -4 नहीं लिखते, इसलिए मैंने ये साइन दिया हुआ डिफरेंस का। समझ में आ रहा है? मतलब 10 से लेके 16 से लेके 4 न्यूटन के बीच में फोर्स लगने वाला है यहाँ पे, क्योंकि इसका वैल्यू कितना है मैक्सिमम वैल्यू इसका आने वाला है अपना 16 न्यूटन, ठीक है। और ये ऐसे, इसका मिनिमम वैल्यू कितना आया? मिनिमम वैल्यू आया अपना 4 न्यूटन, ठीक है ना, 4 न्यूटन। ये ऐसे, समझ में आ रहा है? और ये क्या हुआ? F नेट हुआ अपना, F नेट हुआ, मतलब ये आंसर होगा। समझ में आ रहा है? ये आंसर हुआ। इसको रीड ऐसे करेंगे कि जो नेट फोर्स का वैल्यू होगा, समझ में आ रहा है ना, जो नेट फोर्स का वैल्यू होगा वो 16 न्यूटन के बराबर या 16 न्यूटन से कम या 4 न्यूटन से बड़ा या 4 न्यूटन के बराबर। समझ में आ रहा है ना? मतलब नेट फोर्स का जो वैल्यू होगा, फिर एक बार बहुत ध्यान से सुनिए, समझ में आ रहा है ना? जो नेट फोर्स का वैल्यू होगा, नेट फोर्स का वैल्यू वो 16 न्यूटन के बराबर या 16 न्यूटन से कम या 4 न्यूटन से ज़्यादा या 4 न्यूटन के बराबर। समझ में आ रहा है ना? मतलब इतना होने वाला, मतलब 4 और 16 के बीच में लाई करेगा, 4 से लेकर 16 तक जाएगा। 4 से लेकर 16 तक में कौन सा वैल्यू आ रहा है? 4 से लेकर 16 तक में 2 न्यूटन है, नहीं 4 से कम है, नहीं होगा। 17 है, 16 से ज़्यादा है, नहीं होगा। 3 है, 4 से कम है, नहीं होगा। 4 और 16 के बीच में एक ही आ रहा है, तो यही होगा। समझ में आ रहा है? समझ में कितना डिटेल में बताया आपको? इतना डिटेल में कोई नहीं बताता, जाकर देख लो किसी भी इंस्टीट्यूट में। समझ में आ रहा ना? इतने बड़े बड़े बिल्डिंग्स में पढ़ते हो ना आप, जाकर देख लो, इतना डिटेल में कोई नहीं समझाता है इसको, बस दिखा के भाग जाते हैं। मैंने आपको बस औरतें इसका फील दिलाया। समझ में आ रहा ना कि क्यों ऐसे डायरेक्शन दिएगा? मतलब डायरेक्शन तो 0 से लेकर 180 डिग्री तक हो सकता है, किसी भी डाल सकता है। समझ में आ रहा ना? आप हर एक एंगल पे डाल के देखिए 10 4 मतलब 16 और 4 के बीच में ही आने वाला है वैल्यू, उससे ना बाहर आएगा ना उससे, मतलब कहीं नहीं आने वाला, ना कम आएगा ना ज़्यादा आएगा। समझ में आ रहा है? चलिए इसे नोट कीजिए, फटाक से नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है, चलिए इसे सोल्व कीजिए फटाक से पॉज करके। क्वेश्चन बहुत आसान है, बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और जो बोल रहा है उसके अनुसार डायग्राम बनाना है। सवाल जो है ना चुटकी में सोल्व हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, सोल्व कर लिया आपने? पहले किया कि नहीं? सोल्व किया ना? देखिए मैं करता हूँ फिर। क्वेश्चन है कि ये पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है भैया, ओरिजिन मतलब ये 0,0, ठीक है ना, ओरिजिन मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन इन द XY प्लेन। XY प्लेन मतलब इधर, समझ में आना, क्योंकि ये Y एक्सिस होता है, ये X एक्सिस होता है, मतलब ये इधर मूव कर रहा है XY प्लेन में। चलो यहाँ से यहाँ तक मूव किया, ठीक है। इट्स कोऑर्डिनेट्स एट अ लेटर टाइम आर √3,3, मतलब यहाँ से यहाँ तक जब मूव करके गया तो इसका कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या है? √3,3। अगर ये नहीं समझ में आ रहा हो, समझ में आ रहा ना ये कोऑर्डिनेट, ये क्या होता है, ये 0,0 ओरिजिन क्या होता है, जाकर बेसिक मैथ्स का मेरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लेक्चर आप देखिए। समझ में आ रहा ना? बहुत है, समझ में आएगा, ठीक है। देखिए एट लेटर टाइम आर √3,3, ठीक है। यहाँ तक पढ़िए, यहाँ तक मैंने डायग्राम बना दिया, ठीक है। द पाथ ऑफ द पार्टिकल मेक्स एंगल विद द X एक्सिस एंड Y एक्सिस रेस्पेक्टिवली, मतलब ये पाथ ऑफ द पार्टिकल X एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाएगा और Y एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाएगा। समझ में आ रहा ना? मतलब ये जो पाथ ऑफ द पार्टिकल है, ये पाथ ऑफ द पार्टिकल X एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाने वाला है, मान लीजिए अल्फा बना रहा है और Y के साथ बीटा बना रहा है, तो अल्फा एंड बीटा क्या आने वाला है, यही पूछ रहा है, यही पूछ रहा है। बहुत आसान है भैया, ये तो क्या, ये चुटकियों का खेल है। ये कितना आसान सवाल, क्या इतना आसान सवाल दे देते हैं सर, इतना आसान सवाल है ये तो चुटकियों में हम बना देंगे। बना दीजिए, क्या दिक्कत है, बनाइए बनाइए, देखते बनता है कि नहीं। बनाइए, अरे बनाओ भाई, बनाओ ना, बन जाएगा, क्या बनेगा ना? बन जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, बन जाएगा। मैं चैलेंज करता हूँ, कौन बनाता है? चलो कौन बनाता है? चैलेंज करता हूँ, बन जाएगा तुमसे? हमको तो लग नहीं रहा है बनेगा। समझ में आ रहा है ना? सब फेल होने वाले हो, सब, किसी से नहीं बनेगा। बना लो फटाक से, चलो देखते हैं कमाल का, तुम्हारा कितना कमाल का है। कितना आंसर आ रहा है बताओ? अल्फा कितना आ रहा है? अल्फा कितना आ रहा है? 30 डिग्री, और बीटा कितना आ रहा है? 120 डिग्री। ऑप्शन ही नहीं है भाई, 30 120, क्या दिक्कत। देखो मैं सॉल्व करता हूँ, देखो, अरे मजाक कर रहा हूँ यार टेंशन नहीं मत ना, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है ना। देखो यहाँ पे अब ये √3,3 दिया हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो होता है ना, ये X एक्सिस का होता है और ये जो होता है Y एक्सिस का होता है। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैं बहुत पढ़ाया हूँ और ये क्लास 7th का बेसिक्स है।
समझ में आ रहा है ना। देखिए यहाँ पे तो ये जो है अपना एक काम करते हैं, ये जो है मतलब एक्स एक्सिस पे कितना है √3 और वाई एक्सिस पे कितना है 3, मतलब वाई एक्सिस का 3 है। मतलब हम इस वाई एक्सिस को यहाँ पे शिफ्ट करके बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं भाई। इस वाई एक्सिस को यहाँ तक हम शिफ्ट करके बना सकते हैं। चलो इसके अनुसार इतना ही बड़ा बनाते हैं, ठीक है ना। इस वाई एक्सिस को यहाँ से हम यहाँ बना के दिए शिफ्ट करके, और इसका कितना दिया हुआ है मैग्नीट्यूड 3 दिया हुआ है। मतलब ये √3 है 3, और ये tan अल्फा लगाओ ना भाई। tan अल्फा क्या रिलेशन है इस 3 √3 और इस अल्फा में? tan अल्फा का रिलेशन है ना p/b 3/√3। अब tan अल्फा बराबर कितना आ गया? tan अल्फा बराबर, बच्चों जैसा सोल्व कर रहा हूँ तो फटाक से मैं आंसर लिख देता √3। अब tan अल्फा बराबर tan 60 हो जाएगा। tan 60 होता है ना, मतलब √3/2 1/2 √3 होता है, तो अल्फा की वैल्यू 60 डिग्री। तो जब अल्फा भैया 60, अल्फा भैया आ गया 60 डिग्री, तो बीटा कितना आ जाएगा? तो बहुत आसान है भैया, पूरा होता है 90, अल्फा 60 तो बीटा 30। कोई आंसर है कि नहीं? 60 आंसर है, तो आजा हो गया। पहले एक्स पूछा था, दूसरा बार वाई पूछा था, आ गया समझ में। आया समझ में कैसे हुआ? मतलब ये क्वेश्चन बहुत आसान था, आपको इसमें कुछ नहीं करना, समझ लीजिए। आया समझ में ना। चलिए इसे नोट कीजिए जल्दी। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ये 2 क्वेश्चन हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए इन्हें कीजिए फटाफट। अगर आपने टेबल मेरा पढ़ा होगा तो टेबल से समझ लीजिए सारा क्वेश्चन होने वाला है। जितना क्वेश्चन अभी तक कराया और ये करा रहा हूँ और कराऊंगा, बस टेबल से सोल्व होगा, और कुछ ज़रूरत नहीं। समझ में आ रहा ना? बस और समझाया था वो समझाने के लिए, टेबल तो एक कंक्लूजन था जो सब आपके सामने छाप दिया था, ठीक है ना। चलिए इसे फटाफट कीजिए। किया आपने? मैं करूँ सोल्व? चलिए मैं करता हूँ। देखिए याद है ना कि जो क्वेश्चन सोल्व नहीं करेगा उसका शादी नहीं होने वाला है, समझ लीजिए। श्राप लगेगा मेरा आप लोगों को, क्वेश्चन सोल्व नहीं कीजिएगा तो सिलेक्शन होगा ही नहीं, तो शादी करके क्या कीजिएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे, इफ़ 2 वेक्टर्स ए एंड बी आर सच दैट a + b वेक्टर बराबर r वेक्टर, a + b वेक्टर बराबर r वेक्टर, ठीक है। मतलब ये बताना चाहता है ना कि रिजल्टेंट बता रहा है, a + b को जोड़ेंगे तो रिजल्टेंट आएगा जी, इसमें खास बात क्या है, ठीक है। अब बोल रहा है, आप नेक्स्ट देखिए, अब बोल रहा है कि a का मैग्नीट्यूड जो है वो b के मैग्नीट्यूड के बराबर है और वो रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड के भी बराबर है। अरे बाप रे बाप, कुछ याद आ रहा है? मतलब जो मैग्नीट्यूड जो 2 वेक्टर्स दिए थे, दोनों का मैग्नीट्यूड अगर इक्वल था, अगर वो रिजल्टेंट के बराबर भी उतना ही मैग्नीट्यूड आ जा रहा है, तो उसके बीच का एंगल कितना होगा दोनों वेक्टर्स के बीच में? आंख बंद करके बताओ। 120 डिग्री होगा, 120 डिग्री होगा। अरे समझ में 120 डिग्री होगा। ये आपको समझाया था मैं, ये समझाया था। क्या दिया था यहाँ पे? नोट करके क्या लिखा था? नोट करके यही लिखा था कि इफ़ ए वेक्टर, यहाँ पे उल्टा पूछ दिया है, समझ में आ रहा ना। मैं वहाँ पे रिजल्टेंट देके, मतलब वहाँ पे थीटा देके रिजल्टेंट पूछ रहा था, यहाँ पे रिजल्टेंट देके थीटा पूछ रहा है। का मैग्नीट्यूड बराबर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर ए दिया हुआ है और थीटा दिया हुआ है 120 डिग्री, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी ये होगा। तो वहीं से चीज़ तो आ रहा है ना भाई। यहाँ पे ये दिया है, ये दिया है और ये पूछ रहा है, और यहाँ पे मैं क्या पूछा था? यहाँ पूछा था ये दिया था, ये दिया था और ये पूछ रहा था। समझ में आ रहा ना? तो सेम ही बात है। आया समझ में आपको? चलिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। आया समझ में ना? ठीक है। देखिए यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को आप सोल्व कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत आसान है, समझ में आ रहा ना। इसको 2 तरीके से मैं कराने वाला हूँ, इसको भी 2 तरीके से करा था, लेकिन यहाँ पे दिमाग आपका खुल गया होगा, समझ में आ रहा ना। देखिए यहाँ पे a + b वेक्टर, ए भी वहीं दे रहा है भाई। मतलब ये वेक्टर, ये देखिए क्या बताना चाहता है, ये देखिए ये बताना चाहता है ना कि आप वेक्टर सब्ट्रैक्शन नहीं कर रहे हैं, आप वेक्टर एडिशन कर रहे हैं। ये देखिए बताना चाहता है कि वेक्टर एडिशन कर रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। वेक्टर एडिशन कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं, तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन पर भी रिजल्टेंट दूसरा आता है यहाँ पे, समझ में आ रहा है ना। वेक्टर सब्ट्रैक्शन पर रिजल्टेंट दूसरा आता है, √3 आ जाता है भैया, समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे वेक्टर सब्ट्रैक्शन पर रिजल्टेंट दूसरा आएगा। ये देखिए ये इंडिकेट करना चाहता है कि आप वेक्टर एडिशन कर रहे हो, समझ में आ रहा है ना। मतलब वेक्टर एडिशन पे सारा बवाल हो रहा है, ठीक है ना। वेक्टर एडिशन देखो यहाँ पे। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि a² + b² बराबर r²। यहाँ पे कंडीशन ये दिया हुआ तो इसका अनुसार एंगल 120 डिग्री। अब ये दिया हुआ तो इसका अनुसार एंगल क्या होगा? अब दे रहा है a² + b² बराबर r² दिया हुआ है, तो इसका अनुसार थीटा कितना होगा? थीटा = व्हाट? तो मैं बताया था ना आपको। देखिए यहाँ पे मेथड 1 मैं कर दे रहा हूँ, यहाँ पे मेथड 2 से भी करूँगा, ठीक है ना। r हम लिख सकते हैं √a² + b²। कब आता था भैया? कब आता था? याद है कि ये कब आता था? ये जब थीटा = 90 डिग्री रखते थे। ये वेक्टर सब्ट्रैक्शन में भी इतना ही आता था, समझ में आ रहा ना। वेक्टर एडिशन और वेक्टर सब्ट्रैक्शन में दोनों इतना ही आता था। तो थीटा क्या होगा इसका? 90 डिग्री होगा। लेकिन देखिए मेथड 2 लॉन्ग मेथड से मैं आपको कराता हूँ, लॉन्ग मेथड से। आप रिजल्टेंट का फॉर्मूला देखिए, रिजल्टेंट का फॉर्मूला जानते थे ना, क्या होता था? रिजल्टेंट का √a² + b² + 2ab cos थीटा, ठीक है ना। 2ab cos थीटा। हम यहाँ क्या करते हैं? r² देते हैं। अब यहाँ पे a² + b² + 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा। और हम क्या करते हैं ना, इस a + b² + b² के जगह पे r² रखते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अब रखो यहाँ पे r² हो गया है, a² + b² के जगह पे r² रखो + 2ab cos थीटा, ठीक है ना। 2ab cos थीटा। अब देखो r² से r² कैंसिल हुआ, मतलब 2ab cos थीटा कितना हुआ? 2ab cos थीटा बराबर हो गया आपका 0। समझ में आ रहा ना। मतलब cos थीटा बराबर कितना हुआ? cos थीटा बराबर 0, क्योंकि ये आएगा 2ab नीचे, तो 0 से 2ab डिवाइड करोगे तो 0 आने वाला है। मतलब cos थीटा बराबर 0, मतलब cos थीटा बराबर 0 का मतलब क्या होता है? cos थीटा बराबर 0 का मतलब 0 डिग्री नहीं, 0। तो cos थीटा बराबर 0 मतलब cos 90 का बात कर रहा है, क्योंकि cos 90 पे 0 वैल्यू होता है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे थीटा बराबर 90 डिग्री आ गया, यहाँ से भी आ गया 90 डिग्री और वहाँ से भी आ गया 90 डिग्री।
तो आपको क्या करना है, आपको ये लॉन्ग मेथड नहीं याद करना है कभी, समझ में आ रहा है ना। इस क्वेश्चन को भी मैं करा देता, वहीं डालता, समझ में आ रहा है ना। ए और बी के जगह पे आर डालता, मतलब ए के जगह पे सेम मैग्नीट्यूड डालता, बी के जगह पे सेम मैग्नीट्यूड डालता, और आर के जगह पे भी सेम मैग्नीट्यूड डालता है यहाँ पे, समझ में आ रहा है ना। सबको एक ही मैग्नीट्यूड डालता, गारंटी कहता हूँ थीटा इक्वल टू 120 डिग्री आता, समझ में आ रहा है ना। देखिए इस क्वेश्चन को मैं ऐसे लॉन्ग मेथड से कराया, आपको एग्जाम में नहीं करना है, आपको वो टेबल याद रखना है, जो टेबल कराया हूँ ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है, समझ लो, आपका दुनिया बदल देगा पूरा, मतलब वेक्टर का है ना, पूरा दुनिया समझ लीजिए वो टेबल। अगर वो टेबल नहीं याद करते हैं तो गारंटी कहता हूँ शादी किया कुछ नहीं होने वाला आपका। चलिए इसे नोट कीजिए फटाक से। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही आसान का सवाल है, समझ में आ रहा है ना। जब आप टेबल पढ़े होंगे तो टेबल से होने वाला है सवाल, मतलब जितना भी सवाल मैं करा रहा हूँ भैया सब में टेबल यूज होने वाला है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़िए। इस क्वेश्चन को 2 मेथड से मैं कराने वाला हूँ। पहला मेथड भी दिमाग खोलेगा आपका, दूसरा मेथड भी दिमाग खोलेगा आपका। अब कैसे खोलेगा देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है द वेक्टर्स ए एंड बी आर सच दैट वेक्टर एडिशन बराबर वेक्टर सबट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड, मतलब वेक्टर एडिशन का मैग्नीट्यूड बराबर वेक्टर सबट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड, मतलब a प्लस बी का मैग्नीट्यूड बराबर a माइनस बी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, गिवन लिख लो भैया, a प्लस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू a माइनस बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, a माइनस बी का मैग्नीट्यूड। बोल रहा है द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज, भैया बहुत आसान सा सवाल है यार, 90 डिग्री आंसर होने वाला है। कैसे, मैं आपको बताया था ना, नोट में क्या लिखाया था, नोट में देखिए, नोट में मैं आपको यही लिखा था कि एट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर एडिशन एंड वेक्टर सब्ट्रैक्शन इज सेम, समझ में आ रहा ना। मतलब रिजल्टेंट का मतलब क्या होगा, रिजल्टेंट का मतलब ये हुआ मैग्नीट्यूड, समझ में आ रहा ना, मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड। अब ये पहला मेथड हुआ जिससे मैं आपको कराया था कि थीटा 90 डिग्री पे रिजल्टेंट वेक्टर सब्ट्रैक्शन का और रिजल्टेंट वेक्टर एडिशन का, समझ में आ रहा ना, वो सेम होता है। तो थीटा 90 डिग्री, इसका आंसर तो आ गया। लेकिन मेथड 2 देखिए, ये पहला मेथड हुआ अपना, मेथड 2 देखिए, मेथड 2 से कैसे कर सकते हैं। अब ये दिया हुआ है भैया, ये इक्वेट दिया हुआ है, इसको इक्वेट कर दो, सही सी बात है, जो दिया हुआ है उसको कर देना है ना। a प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है बराबर a माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, यही दिया हुआ है ना, इसको कर दो इक्वेट। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर एडिशन बराबर रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर सब्ट्रैक्शन। तो ये रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाता है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, 2ab कॉस थीटा, ठीक है ना, 2ab कॉस थीटा बराबर होता है अंडर रूट। इसका देखिए a माइनस बी का वेक्टर सब्ट्रैक्शन करना है आपको, तो इसका रिजल्टेंट कैसे लिखते थे आप, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, सही सी बात है। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कीजिएगा, इधर भी स्क्वायरिंग कीजिएगा, इधर भी स्क्वायरिंग कीजिएगा, तो स्क्वायरिंग करने से भैया ये जो स्क्वायर रूट है ये उड़ जाएगा, ठीक है ना। अब स्क्वायर रूट उड़ जाएगा तो क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, 2ab कॉस थीटा, इधर भी कर दीजिए, ये बचने वाला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab कॉस थीटा, समझ में आ रहा ना। देखिए ये तो है थोड़ा एक्स्ट्रा लेजेंड पर्सन्स के लिए है, जो बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते हैं, लेकिन जो कॉन्सेप्ट्स को नहीं पढ़ते हैं, बस जिनको फॉर्मूला याद है, ये दूसरा मैटर है, मतलब बिगिनर्स के लिए समझ लीजिए। तो आपको ऐसे सोल्व नहीं करना, मैं तो सोल्व करके आंसर ला दूंगा थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, आपको सोल्व करना है तो इस मेथड, समझ में आ रहा है, मतलब ये टेबल को ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे अब यहाँ से क्या करेंगे हम, a स्क्वायर बी स्क्वायर से a स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ से 2ab कॉस थीटा है, 2ab कॉस थीटा, ठीक है ना। हम क्या करते हैं ना, इस माइनस 2ab कॉस थीटा को इधर लाते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस 2ab कॉस थीटा, हो जाएगा ना, प्लस 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, उधर 0 बचा। अब 2ab कॉस थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा 4ab कॉस थीटा, ठीक है ना, 4ab कॉस थीटा बराबर 0, मतलब यहाँ से कॉस थीटा कितना आ गया, कॉस थीटा बराबर 0/4ab, 0/4ab मतलब 0 आ गया, मतलब कॉस थीटा बराबर 0। और कॉस थीटा 0 किस पे आता है बताइए, 3 से 4 सवाल करा दूँ जहाँ पे कॉस थीटा का वैल्यू 0 था, मतलब कॉस थीटा का वैल्यू 0 कब आता है, जब कॉस 90 हो तब, समझ में आ रहा है ना, मतलब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। इससे भी हो गया, उससे भी हो गया, कितना आसान था, समझ में आ रहा ना, कितना आसान था, देखिए बहुत आसान था ना। चलिए इसे नोट कीजिए फटाफट, समझ में आ रहा ना, चलिए इसे नोट कीजिए जल्दी। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, समझ में आ रहा ना। चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। इस क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है, समझ में आ रहा है आपको, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और उसके बाद पॉज करके सोल्व कीजिए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिलेशन बिटवीन ए बी एंड आर, मतलब ए वेक्टर बी वेक्टर एंड आर वेक्टर, मतलब रिजल्टेंट इज करेक्ट वेयर आर बराबर a प्लस बी, मतलब वेक्टर एडिशन दे दिया है, मतलब ये बोल रहा है ना कि वेक्टर एडिशन है भैया, और उसमें आपको क्या करना है ना, मतलब पता करना है कि इनमें से कौन सा डायग्राम सही है इसके अनुसार, ठीक है ना, इसके अनुसार कौन सा डायग्राम सही है, मतलब ये क्या है, वेक्टर एडिशन, ठीक है, वेक्टर एडिशन। इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, अगर a माइनस बी दे देता तो वो वेक्टर सब्ट्रैक्शन होता है, उसके अनुसार आंसर दूसरा कुछ आता, समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ पे वेक्टर एडिशन दिया हुआ है, तो मैं आपको बताया था, देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ए बी और आर दिया हुआ है, सब में ए बी और आर दिया हुआ है और डिफरेंट डायग्राम्स बने हुए हैं। लेकिन हम सोल्व इसे कैसे करेंगे, हम सोल्व इसमें ऐसे करेंगे कि आपको इसका कॉन्सेप्ट बताया था। क्या कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट ये था कि जो भैया रिजल्टेंट होता है ना, रिजल्टेंट मस्ट बी इन प्लेन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एंड एनीवेयर बिटवीन
ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, यही है इसका कॉन्सेप्ट, समझ में आ रहा है ना, यही है इसका कॉन्सेप्ट कि जो रिजल्टेंट होना चाहिए ना वो ए और बी वेक्टर के प्लेन में होना चाहिए, समझ में आ रहा है ना, और एनीवेयर बिटवीन ए एंड बी, और ए और बी के बीच में कहीं होना चाहिए, समझ में आ रहा है ना, ए और बी से बाहर नहीं होना चाहिए, ए और बी के बीच में होना चाहिए और ए और बी के प्लेन में होना चाहिए, मतलब जिस प्लेन में ए और बी है तो सब में रिजल्टेंट तो प्लेन में ही बना हुआ है, बाहर तो नहीं है, समझ में आ रहा है, लेकिन बिटवीन ए और बी होना चाहिए, तो ए बी इधर है, रिजल्टेंट बाहर है, नहीं होगा, रिजल्टेंट बीच में आना चाहिए, ए बी के बीच में कहीं आना चाहिए, रिजल्टेंट बाहर है, ए बी इधर, रिजल्टेंट बाहर है, नहीं होगा, यहाँ पे देखो ए और बी यहाँ पे रिजल्टेंट बाहर है, नहीं होगा, यहाँ पे ए और बी है, रिजल्टेंट बीच में, ये होगा सही आंसर। आया समझ आपको, चलिए इसे नोट कीजिए जल्दी फटाफट। नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 और 11, ये 10 और 11 क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन में क्लास ये 3 और 4 नंबर जो क्वेश्चन था उससे मैच करता है ये क्वेश्चन, समझ में आ रहा है ना, मतलब रेंज से क्वेश्चन मैच करता है, अगर रेंज आपने अच्छे से पढ़ा होगा, रेंज आपको अच्छे से आता होगा, समझ में आ रहा है ना, रेंज तो आपको बहुत सीखा हूँ, उस पर एक क्वेश्चन भी कराया हूँ, अगर वो अच्छे से आपने सीखा होगा तो ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए हलवा है, समझ लीजिए। तो चलिए इन क्वेश्चन को कीजिए बहुत अच्छे से, देखिए पहला क्वेश्चन पॉज करके कीजिए, फिर मैं करता हूँ, ठीक है, कर लिया आपने, करूँ मैं, देखिए मैं कर रहा हूँ। इफ टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 3 and 4 देन देयर रिजल्टेंट मे बी बिटवीन, अरे भैया सीधी सी बात है, रेंज क्या होता है, रेंज होता है मैक्सिमम रेंज और मिनिमम रेंज के बीच में आता है, तो मैक्सिमम कितना है, मैक्सिमम होगा 3 + 4 मतलब 7, और मिनिमम कितना होगा, मिनिमम होगा अपना माइनस कर देंगे 4 - 3 मतलब 1, मतलब 1 to 7 के बीच में लाई करेगा, 1 to 7 के बीच में, ऑप्शन नंबर 1, बहुत आसान है, आया समझ में आपको। देखिए नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन, किसका आंसर मैच किया भाई, देखो यहाँ पे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन वेक्टर एडिशन ऑफ वेक्टर कैन नॉट बी इक्वल टू 2, मतलब कौन से ऑप्शन में, ये चारों ऑप्शन, मतलब देखिए वो पहला जो क्वेश्चन था उसमें मैंने आपसे क्या पूछा था, उसमें आपको दो मतलब फोर्स दिया था, दो फोर्स दिया था और पूछा था कि कौन सा इन चारों ऑप्शन में से, जो पहला क्वेश्चन आपको 3 या 4 नंबर क्वेश्चन शायद कराया था, उसमें पूछा था कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो मतलब इसका आंसर हो सकता है, समझ में, एग्जैक्ट नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे एंगल का वैल्यू नहीं दिया हुआ था। इस क्वेश्चन में क्या, इस क्वेश्चन में 2 वेक्टर दिया, वो पूछ दिया कि रेंज बताओ, तो रेंज में मैंने बता दिया कि 1 से 7 के बीच में लाई करेगा, और इस क्वेश्चन में दिया है कि आप जो है ना, आप ये देकर यहाँ पे ये पूछे हो, और यहाँ पे जो है ना ये देकर ये पूछना चाहता है, समझ में आ रहा ना, ये देकर ये पूछना चाहता है, मतलब बोल रहा है कि कौन सा इसमें ऑप्शन होगा जिसका वेक्टर 2 के बराबर नहीं आ सकता, मतलब जिसका वेक्टर एडिशन 2 के बराबर नहीं आ सकता, किसका, देखो ए नंबर ऑप्शन को मैच करो, ए नंबर ऑप्शन में मैक्सिमम करे तो कितना आ जाएगा, 2 1 3 आ जाएगा, मिनिमम करे तो कितना आ जाएगा, मिनिमम करे तो अपना आ जाएगा 2 - 1, 2 - 1 आ जाएगा 1, मतलब 1 से 3 में लाई करना चाहिए, 1 से 3 में लाई कर जाएगा तो 2, इसका तो आंसर हो जाएगा, मतलब कौन सा ऑप्शन है जिसमें नहीं होगा, ये पूछा नहीं होगा, इसमें तो हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ये नहीं होगा, ऑप्शन सी का बी नंबर देखिए, बी नंबर में मैक्सिमम देखिए, मैक्सिमम हो जाएगा अपना कितना 2 - 2 = 0, मैक्सिमम प्लस होगा ना भाई 4 यार, मिनिमम में ना माइनस करेंगे मिनिमम, देखो यहाँ पे 2 - 2 = 0, 0 से 4 इसमें भी हो जाएगा, पूछा है किस में नहीं होगा, तो आ जाओ सी नंबर, देखो सी नंबर में देखो मैक्सिमम कितना होगा, मैक्सिमम 3 + 1 = 4, मिनिमम कितना होगा, मिनिमम होगा अपना 2, इसमें भी हो जाएगा क्योंकि 2 से 4 के बीच में तो 2 लाई करता है, 2 तो आ गया, लेकिन डी नंबर देखो, डी नंबर बोल रहा है मैक्सिमम, क्योंकि सारे ऑप्शन में मैच नहीं किया तो इसी में मैच करेगा, 4 1 5, और इसमें आ गया मिनिमम अपना आ जाएगा, मिनिमम कितना आ जाएगा 4 - 1 = 3, मतलब 3 से 5 के बीच में, लेकिन यहाँ पे पूछा है कि 2 किसके में नहीं आ रहा है, 2 तो इसी के में नहीं आ रहा है, मतलब ये गया, और ऐसा समझना, मतलब इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन वेक्टर एडिशन ऑफ 2 वेक्टर कैन नॉट बी 2, तो इसमें 2 कहाँ आ रहा है, 3 से 5 के बीच में तो 2 आएगा नहीं, तो ऑप्शन अपना है, ऑप्शन नंबर डी हुआ। सर आया समझ आपको। चलिए नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ 3 फोर्सेस मे बी इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है पहले ये समझो, पूछ रहा है कि मे बी, मस्ट भी नहीं पूछ रहा है, समझ में आ रहा है ना, मस्ट भी कंडीशन तभी दे सकता है जब सारे मतलब क्वेश्चन में सारे वैल्यूज दिए हो, समझ में आ रहा ना, मतलब बोल रहा है कि इन तीनों ऑप्शन में से कौन सा सेट है फोर्स का जो इक्विलिब्रियम बना सकता है। इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स 0 ला सकता है, नेट फोर्स 0 मतलब ये वेक्टर है, फोर्स क्या है वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे देखो सॉल्यूशन, देखो इसका सॉल्यूशन मे बी इन इक्विलिब्रियम बोल रहा है, मतलब इक्विलिब्रियम का मतलब हुआ ना भैया, आप जाकर पढ़ने वाले न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि नेट फोर्स 0। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, नेट फोर्स 0। इसको आप गांठ मान लीजिए, समझ में आ रहा है, गांठ मान लीजिए इसको बढ़िया से। देखिए यहाँ पे अब कैसे फाइंड करेंगे, इसका मतलब आंसर कैसे आ सकता है, समझ में आ रहा है ना। इसका आंसर तभी आ सकता है, इसका आंसर तभी आ सकता है। देखिए यहाँ पे इसका एक रूल है, मैं रूल सिखा देता हूँ आपको कि कभी भी ऐसा आप अगर क्वेश्चन दे, मतलब 3 सेट दे दे, किसी भी चीज़ का, वेलोसिटी का दे दे, फोर्स का दे दे, मतलब किसी भी वेक्टर का दे दे, समझ में आ रहा ना, उसका आंसर कैसे निकालेंगे। इसका आंसर ऐसे आता है कि सम ऑफ 2 स्मॉलर फोर्सेस ग्रेटर देन और इक्वल टू लार्जर फोर्स, मतलब जो सबसे छोटा 2 स्मॉल फोर्स होगा, मतलब 2 वेक्टर, स्मॉलर वेक्टर्स लिखो, फोर्सेस क्या, मतलब मान लो जनरल लिख रहा हूँ मैं, क्या दिक्कत है, समझ रहा, फोर्स के लिए आ गया तो फोर्स डाल देंगे यहाँ पे, लार्जर वेक्टर, समझ में आ रहा ना, वेक्टर। ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगा तो इक्विलिब्रियम का कंडीशन है ये। इक्विलिब्रियम EQM का मतलब है इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम का कंडीशन है, समझ में आ रहा ना। अब देखिए यहाँ पे ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। पहला ऑप्शन देखिए, सम ऑफ 2 स्मॉलर वेक्टर्स, स्मॉलर कौन सा है, 3 और 1 स्मॉलर है 5 से, समझ में आ रहा ना, तो 3 1 4 को जोड़िए, 4 ना बड़ा है 5 से, ना उसके बराबर है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन गया।
ऑप्शन नंबर सी चेक कीजिए, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर इसका बी होने वाला है, इसीलिए मैंने बी छोड़ दिया, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे सी चेक कीजिए, 3 और 5, 5 3 8, ये 9 बड़ा है, नहीं होगा, समझ में आ रहा है ना, ये कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है। 3 और 5 8, ये भी नहीं होने वाला है, समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे 3 और 5 8, 8 बड़ा हो गया 6 से, समझ में आ गया, तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर। आया समझ में आपको, आया, मतलब इस कंडीशन को आप याद रखिए, समझ में आ रहा है, ये ब्रह्मास्त्र है इसके लिए। अगर ऐसा कुछ भी क्वेश्चन आता है तो आपको करना है सम ऑफ टू स्मॉलर वेक्टर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सम ऑफ द लार्जर वेक्टर, मतलब लार्जर वेक्टर, समझ में आया ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही मतलब थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन है। लेवल का क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि ये जो है क्वेश्चन AIEEE 2010 का क्वेश्चन है, AIEEE 2010 का क्वेश्चन है। अब जब AIEEE मतलब अभी का जो IIT है, जेई मेंस है, उसका सवाल है। अब जेई मेंस का सवाल है तो थोड़ा सा तो लेवल का होगा। देखिए यहाँ पे अब लेवल का कैसे इसे सोल्व करेंगे, बोल रहे हैं फाइंड एंगल बिटवीन, यहाँ पे दिया हुआ एक डायग्राम दिया हुआ था, देखिए यहाँ पे एक डायग्राम दे देता हूँ मैं, ये दिया हुआ है A2 10 न्यूटन, ये A1 दिया हुआ है अपना 10 न्यूटन, ठीक है ना। अब पूछ रहा है कि आपको बताना है कि जो यहाँ पे रिजल्टेंट बनेगा, रिजल्टेंट और A1 के बीच में कितना एंगल आने वाला है। देखिए मैं इसको समझाने से पहले आपको कुछ विजुअलाइजेशन कराने वाला हूँ। अब बताइए, कल मैं आपको बताया था कि ए का मैग्नीट्यूड बी से ज़्यादा होगा तो अल्फा ज़्यादा होगा या बीटा ज़्यादा होगा, मतलब बताया था ना कि जिसका ज़्यादा पावर होगा उसके तरफ रिजल्टेंट झुकेगा। तो मान लीजिए यहाँ पे तो दोनों का पावर सेम ही है भैया, ये भी 10 न्यूटन से यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, समझ लीजिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, इसको 10 न्यूटन से इधर खींच रहा है, 10 न्यूटन से इधर खींच रहा है, ऑब्जेक्ट जाएगा किधर, मतलब रिजल्टेंट जाएगा किधर। थोड़ा लॉजिकल सोचिए, रिजल्टेंट जो है ना बीच में चला जाएगा एग्जैक्ट। और ये एंगल है ना पहले से दिया हुआ था, इतना याद रखिए, ये एंगल पहले से दिया हुआ था 45 डिग्री, ये पूरा एंगल जो है पहले से दिया हुआ था 45 डिग्री, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। मतलब गिवन में क्या है, गिवन में अपना A2 है, A1 है, समझ में आ रहा है ना, और एंगल 45 डिग्री। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, गिवन में क्या है, गिवन में A1 है। क्वेश्चन नहीं लिखने का नतीजा यही होता है, मैंने क्वेश्चन पूरा लिखा ही नहीं था, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे A1 है, कंफ्यूज मत होइएगा, A1 है कितना 10 न्यूटन, A2 का है, A2 है मैग्नीट्यूड दिया हुआ, A2 है 10 न्यूटन, और एंगल कितना दिया हुआ, उन दोनों के बीच में एंगल कितना है 45 डिग्री, ऑलरेडी 45 डिग्री एंगल दिया हुआ है इन दोनों के बीच में, ठीक है ना। तो देखिए मैं आपको बोला कि मान लीजिए कि ये है अपना हैंड और ये एक हैंड है, समझ में आ रहा है ना। अब मेरे मुंडी को ये हाथ पकड़ के और यहाँ हाथ पकड़ के, ये 10 न्यूटन से इधर, 10 न्यूटन से इधर, मेरा मुंडी किधर जाएगा, बीच में जाएगा, एग्जैक्ट बीच में, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड से मैं, समझ में आया ना। तो एग्जैक्ट बीच में जाने वाला, बीच में जाने वाला मतलब ये 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री को आधा, मतलब बीच में पूरा जाएगा, मतलब आधा से जाएगा 45 डिग्री का, मतलब ये कितना एंगल हो जाएगा 22.5 डिग्री। तो आंसर कितना आया, ये रिजल्टेंट हुआ, और रिजल्टेंट और A1 के बीच में कितना एंगल आया 22.5 डिग्री, मतलब एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड A1 कितना आया 22.5 डिग्री। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। मतलब लॉजिकल आप सोच सकते हैं ऐसे भी, समझ में आ रहा है। मैथमेटिकल तो लगाते रहिए, क्या दिक्कत है, मैथमेटिकल लगाइए आंसर आएगा, समझ में आ रहा है। रिजल्टेंट का फॉर्मूला जानते हैं, लगाइए, दोनों का 10-10 रखिए, एंगल आपका आने वाला है पूरा 22.5 डिग्री, समझ में आ रहा है ना। चलिए इसे नोट कीजिए जल्दी फटाक से, फटाफट नोट कीजिए। नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 एंड क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 14 जो है असर्शन रीजन है, ठीक है ना, पहली बार आया है असर्शन रीजन वेक्टर्स में, ठीक है। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को अपने से पॉज करके पहले कीजिए, ठीक है, दोनों क्वेश्चन को कीजिए। 1 मिनट दे रहा हूँ आपको दोनों क्वेश्चन करने के लिए, 1 मिनट काफी है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे इसके लिए 1 मिनट लीजिए, इसके लिए 2 मिनट लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे करूँ सॉल्व, देखिए भाई करता हूँ सॉल्व, करूँ, अरे सच में करूँ भाई, देखो करता हूँ। असर्शन दिया हुआ एनी फिजिकल क्वांटिटी हैविंग डायरेक्शन इज अ वेक्टर, हाँ भैया सही बात है। दूसरा ऑप्शन देखिए, द वेक्टर रिक्वायर बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, सही बात है, वेक्टर को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए, मतलब दोनों ऑप्शन सही है। और असर्शन का जो रीजन है ना वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, कह सकते हैं कि नहीं। दिमाग लगाओ थोड़ा सा दिमाग पे जोड़ दो, समझ में आ रहा है ना। पहला लेक्चर, द फर्स्ट लेक्चर ऑफ वेक्टर, जो पहला लेक्चर आपको जो वेक्टर का कराया था, समझ लो उससे रिलेटेड है ये क्वेश्चन। ये दोनों ऑप्शन जो है ना गलत है, ये दोनों ऑप्शन गलत है। मैं अभी प्रूफ करता हूँ, समझ में आ रहा है ना। मैं आपको फील के साथ बताने वाला हूँ, देखो यहाँ पे कैसे। असर्शन बोल रहा है एनी फिजिकल क्वांटिटी हैविंग डायरेक्शन इज अ वेक्टर। वेक्टर के लिए क्या क्या चाहिए भैया, वेक्टर के लिए क्या क्या चाहिए, मैं एक लाइन लिखूंगा, दोनों का आंसर फटाक से आ जाएगा, समझ जाइएगा। देखिए वेक्टर के लिए चाहिए मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, और फॉलो करना चाहिए क्या, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, लॉ ऑफ एडिशन। आर वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करना चाहिए। मतलब ये होना चाहिए कि मैग्नीट्यूड भी चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए, और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करना चाहिए, तब जा करो क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा। समझ में आया ना। देखिए यहाँ पे एनी फिजिकल क्वांटिटी हैविंग डायरेक्शन इज वेक्टर। इसका एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, देखिए असर्शन का एग्जांपल देता हूँ। असर्शन के लिए ले लो भैया, कौन सा, करंट। करंट के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, बट नॉट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, नॉट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, लॉ ऑफ एडिशन। तो काहे का ये वेक्टर हुआ, डायरेक्शन तो है ना। देखो वहाँ पे क्या बोल रहा है, वहाँ पे बोल रहा है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन होगा वेक्टर होगा। नहीं भैया, यहाँ पे डायरेक्शन है लेकिन ये वेक्टर नहीं है, समझ में आ रहा है। करंट क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, क्योंकि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है, सिंपल एडिशन को फॉलो करता है। आया समझ में आपको, आया समझ में। चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट रीजन देखिए, क्वेश्चन पर देखिए रीजन देखिए। द वेक्टर रिक्वायर बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। वेक्टर के लिए 3 चीज चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन चाहिए, प्लस फॉलो करना चाहिए वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। समझ में आना, इसलिए ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या आंसर होगा, इसका आंसर होगा अपना
कि बोथ एसर्शन एंड रीजन फॉल्स, बोथ एसर्शन एंड रीजन फॉल्स, एसर्शन एंड रीजन फॉल्स, फॉल्स। आया समझ में आपको? चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन बहुत दमदार है, समझ लीजिए, स्टार मार्क कीजिए, इसे समझ में आ रहा है ना। इस क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बोला कि इफ एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज 60 डिग्री देन फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर। ठीक है, ये एक ए वेक्टर था माना भैया, और ये बी वेक्टर था, चलिए माना भैया, और इसके बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री है, ये भी माना। ठीक है ना। अब बोला ए और माइनस बी वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये वेक्टर है, बी वेक्टर, माइनस बी वेक्टर बोला मतलब इतना ही मैग्नीट्यूड और अपोजिट डायरेक्शन में मैं आपको पहले बता चुका हूँ, तो ये होगा माइनस बी वेक्टर। तो ये अगर 60 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा 120 डिग्री, मतलब ई और माइनस बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना आया, ए नंबर का आंसर आया आपका 120 डिग्री। आया समझ में आपको? देखिए यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है बी नंबर, माइनस ए और बी वेक्टर के बीच में जानना आपने एंगल। ठीक है ना। देखिए ये था ए वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर था अपना, ये था पहले से बी वेक्टर, ठीक है, बी वेक्टर, इसके बीच में एंगल कितना था ऑलरेडी एंगल 60 डिग्री, मतलब ये क्वेश्चन का पार्ट है। अब बोल रहा है कि माइनस ए चाहिए, मतलब माइनस ए और बी वेक्टर के बीच में था, इस ए को करो इधर तो ये होगा माइनस ए, समझ में आ रहा है ना, मतलब इतना ही मैग्नीट्यूड होना चाहिए लेकिन डायरेक्शन अपोजिट, तो हुआ माइनस ए, और इसके बीच में कितना एंगल आ गया, मतलब माइनस ए और बी वेक्टर के बीच में वो भी, ये भी 120, इसका भी आंसर क्या आ गया, बी का आंसर क्या आ गया, बी का अपना 120 डिग्री आंसर आया ना समझ में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि माइनस ए और माइनस बी के बीच में आपको एंगल बताना है। तो अपना था ए वेक्टर ऐसा था, ठीक है ना, ए वेक्टर ये था, बी वेक्टर ये था, ठीक है ना, बी वेक्टर ये था। अब बोल रहा है कि माइनस ए और माइनस बी के बीच में एंगल क्या होगा। अब देखो यहाँ पे ये तो हो गया माइनस ए, ठीक है, माइनस ए बना दिया हम, ठीक है ना, माइनस ए वेक्टर, और ये हो गया अपना माइनस बी वेक्टर, माइनस बी वेक्टर। आया समझ में। अब ये क्या बोलते हैं बन रहा है, ये 60 डिग्री, ये एक्जैक्टली अपोजिट 60 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल बनाएगा। क्या बनाएगा यहाँ पे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, आपको सिखाया था वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, उसके अनुसार ये 60 डिग्री एंगल आ जाएगा। एंगल बिटवीन माइनस ए और माइनस बी वेक्टर कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। समझ में आया? चलिए इसे नोट कीजिए जल्दी। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है। समझिए ऐसा क्वेश्चन जो है काइनेमेटिक्स में आता है, मतलब मोशन इन 1D में, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को आपको यही कराने वाला हूँ क्योंकि आपको बेसिक मैथ पे मैं पढ़ा चुका हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्शन, और डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट अगर आपको आता है तो खेल जाइएगा इस क्वेश्चन को। मतलब इसमें दो कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है, एक तो कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्शन जो बेसिक मैथ्स में आपको पढ़ा चुका हूँ, और दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वेक्टर का जो अभी आपको पढ़ा चुका हूँ। तो क्या किस बात की देरी, क्यों काइनेमेटिक्स में हम घुसे, यहीं पे आते हैं। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, चलिए मैं इसे करता हूँ, आपके लिए नहीं है क्वेश्चन, ठीक है, अगर आप कर सकते हैं तो कीजिए, लेकिन नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है, देखिए यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज 10 मीटर पर सेकंड ईस्ट, मतलब क्या दे रहा है, V1 दे रहा है वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड ईस्ट, मतलब 10 आई कैप हम दे सकते हैं ना। मतलब यहाँ पे जब हम डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट जाने, हम यहाँ पे डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं ये था भैया अपना ईस्ट, ये था भैया अपना वेस्ट, ये था भैया अपना नॉर्थ, और ये था भैया साउथ, ठीक है ना, साउथ। तो हम ईस्ट को क्या बोलते थे, आई कैप बोलते थे, बोल सकते हैं, क्या बात है। नॉर्थ को क्या बोलते थे, जे कैप बोलते थे, वेस्ट को क्या बोलते थे, माइनस आई कैप बोलते थे, और साउथ को माइनस जे कैप बोलते थे। तो हम ईस्ट को छोड़ के हम आई कैप लिखते हैं, ठीक है ना, आसानी होगा। ठीक है, आई कैप बार बार ईस्ट कौन लिखेगा इतना बड़ा बार, ठीक है। देखिए यहाँ पे एंड आफ्टर सम टाइम इट इज मूविंग विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड नॉर्थ, मतलब कुछ समय बाद, मतलब फाइनल वेलोसिटी कितना हो जा रहा है इसका, फाइनल वेलोसिटी हो जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड नॉर्थ में चला जा रहा है, मतलब 10 जे कैप का बात कर रहा है। मतलब इनिशियल वेलोसिटी इतना दिया हुआ है भैया, और फाइनल वेलोसिटी इतना दिया हुआ है, मतलब वेक्टर है, मतलब मैग्नीट्यूड भी उसका डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड भी उसका डायरेक्शन है। आया समझ में इतना, मतलब जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो तो मैंने लिख दिया। ठीक है, अब देखिए पूछ क्या रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी और चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। बेसिक मैथ्स में ये दोनों टर्म भी क्लियर कर चुका हूँ मैं, समझ में आ रहा है ना। बेसिक मैथ्स में मैं 30% फिजिक्स पढ़ा चुका हूँ आपको, अगर 18 लेक्चर अगर बेसिक मैथ्स का मैंने लिया है तो कुछ जरूर होगा भाई, जाओ और उस बेसिक मैथ्स को देखो, आपका बोल रहा हूँ ना फिजिक्स में आपका जिंदगी सुधर जाएगा। समझ में आ रहा है ना। देखिए यहाँ पे पहला बोल रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, पूरा मतलब बेसिक से ले जा रहा हूँ हर एक चीज़, मतलब ABCD हर एक कराऊंगा। समझ में आ रहा है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। अब मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकलेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ कि चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ये तो चेंज हुआ, इसका मैग्नीट्यूड, मतलब मैग्नीट्यूड क्या हुआ, ये हुआ अपना, देखिए यहाँ पे किसका मैग्नीट्यूड चाहिए आपको, मैग्नीट्यूड ऑफ किसके पहले मैग्नीट्यूड लगा है, चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी का मतलब हुआ कि चेंज इन वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ये चेंज इन वेलोसिटी है, इसका मैग्नीट्यूड आपसे पूछ रहा है, मतलब ये पूछना चाहता है आपसे। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे लगाइए, क्या दिक्कत है, यहाँ पे लगाइए ये, देखिए ये क्या है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ये घेरा लगाइए। समझ में आ रहा है। घेरा बंदी करने के बाद 10 जे कैप माइनस 10 आई कैप, 10 जे कैप माइनस 10 आई कैप। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, निकालना सिखा दिया है आपको। मतलब यहाँ पे लगा क्या, बेसिक मैथ्स में कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्शन, और दूसरा वेक्टर सिखा चुका हूँ कि वेक्टर, दो वेक्टर अगर दिए हो तो उसका कैसे मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सिखा दिया, तो किस बात की देरी है आपको। चलिए फटाफट कीजिए। देखिए यहाँ पे, देखिए फटाक से देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे इसको, √10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, √10 का स्क्वायर प्लस माइनस 10 का स्क्वायर। अब ये कितना हो गया भैया, कितना हो गया, आप निकाल दीजिए। 10 दाई के 100, 10 दाई के 100, √200 को क्या लिख सकते हैं, √200 को क्या लिख सकते हैं, 10√2 लिख सकते हैं।
10√2 आंसर आ गया 10√2 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया ना, समझ में आया ना। चलिए दूसरा देखिए, बी नंबर देखिए, बी नंबर बोला है चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मतलब किसका चेंज चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी का, इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, उसका चेंज पूछ रहा है। इस स्टेटमेंट को आप बहुत अच्छे से पढ़े ना तो आपको समझ में आएगा कि सच में पूछ क्या रहा है। चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी मतलब किसका मैग्नीट्यूड चाहिए, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चाहिए और उसमें चेंज निकालना है अपने को। देखिए यहाँ पे चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। अब यहाँ पे बोल रहा है कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी जो है ना, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करो, इसका भी मैग्नीट्यूड फाइंड करो, उसके बाद माइनस कर दो। तो कर दो, क्या दिक्कत है। अब देखो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 10 जे कैप है, 10 जे कैप, ठीक है ना। इसका मैग्नीट्यूड हम डालें यहाँ पे माइनस, इनिशियल वेलोसिटी 10 आई कैप है तो इसका मैग्नीट्यूड डालें हम यहाँ पे 10 आई कैप, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो 10 जे कैप का मैग्नीट्यूड कितना होगा 10 माइनस 10 आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना होगा 10 मतलब 0। ऐसा समझ में आपको कितना आसान था भैया, कितना आसान था। बस इस दोनों वर्ड है ना, इसका मतलब समझना है। मतलब यहाँ पे 2 तड़का लगा बेसिक मैथ्स और वेक्टर का। चलिए फटाफट नोट कीजिए, अगर कुछ भी नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट कीजिए। चलिए फटाफट नोट कीजिए इसे। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखिए आप, ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस क्वेश्चन का समझ लीजिए, दूसरा भाई है, समझ में आ रहा है ना। तो एक भाई को करा चुका हूँ, दूसरे भाई को आप अपने से लड़िए, ठीक है ना। देखिए इस क्वेश्चन को अपने से कीजिए, पॉज करके पहले अपने से कीजिए फिर मैं कराने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि ट्रक ट्रेवलिंग ड्यू नॉर्थ, भैया नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ बना देते हैं डायरेक्शन। जब भी क्वेश्चन आए डायरेक्शन वाला, डायरेक्शन फटाक से बना लीजिए, समझ में आ रहा है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये अपना वेस्ट है, ये अपना साउथ है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि ट्रक ट्रेवलिंग ड्यू नॉर्थ एट 20 मीटर पर सेकंड, मतलब नॉर्थ में एक ट्रक जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड से। कोई बात नहीं, चलो आ जाओ, ठीक है। बोल रहा है टर्न्स वेस्ट, मतलब वेस्ट टर्न करता है, मतलब इधर टर्न करता है, समझ में आ रहा था। विथ सेम स्पीड से, मतलब 20 मीटर पर सेकंड से वेस्ट में भी मूव करने लगता है। मतलब इनिशियल जो वेलोसिटी थी ट्रक की वो 20 मीटर पर सेकंड ड्यू नॉर्थ थी, और फाइनल वेलोसिटी जो ट्रक की थी वो 20 मीटर पर सेकंड ड्यू वेस्ट। तो यहाँ पे देखते हैं ना, सॉल्यूशन करते हैं, क्या दिक्कत है। जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वही करना है, बाकी सारा भगवान पे छोड़ दीजिए, मतलब अपने कॉन्सेप्ट पे छोड़ दीजिए, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी दिया और 20 मीटर पर सेकंड। हम जे कैप लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है। जे कैप लिख सकते हैं जे कैप नॉर्थ में, ठीक है ना। अब देखिए फाइनल वेलोसिटी क्या लिख सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी लिख सकते हैं अपना 20 मीटर पर सेकंड माइनस आई कैप लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है, लिख सकते हैं ना। चलिए यहाँ पे अब यहाँ पे ये है, इसको हम ये कर देते हैं ऐसे ना, 20 जे कैप मीटर पर सेकंड और इसको कर देंगे -20 आई कैप मीटर पर सेकंड, क्या दिक्कत है, कर दें, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे अब बोल रहा है कि व्हाट आर द चेंजेस इन वेलोसिटी, मतलब चेंज इन वेलोसिटी पूछ रहा है, मतलब चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यही तो पूछ रहा है। आ जाओ करते हैं ना। देखो यहाँ पे अब फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी माइनस करो, मतलब -20 आई कैप माइनस ऑफ 20 जे कैप। आ रहा है समझ में ना। तो आंसर क्या होगा, अब यहाँ पे दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड भी दिया हुआ है और डायरेक्शन भी बता रहा है, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। अब मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो मैग्नीट्यूड दिया हुआ तो पहले मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आने वाला है, ये 20 दिया हुआ है तो 20 -20 आई कैप -20 जे कैप का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पे देखते हैं मैग्नीट्यूड का, मैग्नीट्यूड निकालने का, मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, मैग्नीट्यूड ऐसा निकलेगा √-20 का स्क्वायर प्लस -20 का स्क्वायर। कोई शक इसमें, कोई शक नहीं होना चाहिए, 20√2 आएगा, करके देख लो, 20√2 मीटर पर सेकंड आएगा। 20√2 मीटर पर सेकंड किसमें दिया, इसमें दिया हुआ है, ये गया, इसमें नहीं दिया, ये गया, चलिए इसी से आंसर आ गया। मतलब आपको डायरेक्शन निकालने का भी जरूरत नहीं पड़ा, लेकिन डायरेक्शन आपको निकाल के मैं बता देता हूँ कि डायरेक्शन कैसे निकालोगे। मान लो कि 2 जगह दिया होता 20√2 तो कैसे करते, दोनों पे छाटना पड़ता, मतलब डायरेक्शन उसमें बदला होता है, ठीक है ना। यहाँ पे तो आंसर तो ये हो गया अपना 20√2 मीटर पर सेकंड, लेकिन नॉर्थ वेस्ट कैसे आएगा, समझ में आना। देखिए यहाँ पे इससे पता चलेगा, मतलब चेंज इन वेलोसिटी है ना, मतलब नेट वेलोसिटी, मतलब चेंज इन वेलोसिटी है ना, उसका निकालने का तरीका क्या है, चेंज इन वेलोसिटी से ही अपना डायरेक्शन पता चलेगा। अब देखिए फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी आपने किया, तो इसको फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी या इसी को ड्रॉ कर दीजिए आप, इस पे ड्रॉ कर दीजिए, वही आपका डायरेक्शन होगा। देखिए कैसे, ये 20 -20 आई कैप -20 जे कैप है, यहाँ पे कीजिए। अब -20 आई कैप का मतलब इधर 20 हुआ, ठीक है ना, मतलब वेस्ट में, समझ में आया ना। अब -20 जे कैप का मतलब इधर -20 जे कैप ये अलग है, -20 आई कैप ये अलग है, समझ में आ रहा। तो इनिशियल तो अपना फाइनल तो ये हो गया, इनिशियल ये हो गया -20 जे कैप, तो जे कैप यहाँ पे आया 20 इधर नॉर्थ की तरफ। अब 20 इधर है, अब देख लीजिए यहाँ पे 45 डिग्री के एंगल पे, समझ में आया ना। डायरेक्शन के कॉन्सेप्ट में आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, जब मैं बेसिक मैथ पढ़ाया था उसमें कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्शन में कि जब भी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है तो यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल बनाता है, समझ में आ रहा है ना। 45 डिग्री का एंगल बनाता है और इसको रीड किया जाता है नॉर्थ वेस्ट या वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट, समझ में आया ना। तो नॉर्थ वेस्ट इसका आंसर आ जाएगा, ये वाला 20√2 नॉर्थ वेस्ट, समझ में आया। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 45 डिग्री पे जब भी होता है इसका 20√2 ही आता है। आप ऐसे ड्रॉ करके देखिए, ऐसे मैग्नीट्यूड निकाल के देखिए तब भी आएगा, और ऐसे करके देखिए तब भी आएगा आंसर। चलिए इसे नोट कीजिए जल्दी। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज द मोस्ट ब्यूटीफुल क्वेश्चन ऑफ दिस डे।
समझ लीजिए कि सबसे मस्त क्वेश्चन है आज का, सबसे अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कीजिए आप। देखिए ये क्वेश्चन बोल रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सम ऑफ टू वेक्टर इज 8 बट सम ऑफ देयर मैग्नीट्यूड इज 16 एंड द रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू ए स्मॉलर वेक्टर देन फाइंड दिस वेक्टर्स। मतलब ए और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछ रहे हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे मतलब दो कोई वेक्टर होगा, ए मान लीजिए बी मान लीजिए, उनका मैग्नीट्यूड क्या होगा यही पूछ रहा है। इस सवाल को जो है ना आप मत कीजिए, समझ में आ रहा ना, कॉशन प्रिकॉशन, मतलब कॉशन समझ लीजिए। मैं कॉशन दे रहा हूँ यहाँ पे कि डोंट टच दिस क्वेश्चन, आई हैव टू टच दिस क्वेश्चन, आई हैव टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू इट, अंडरस्टूड। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को बहुत आराम से पढ़िए। देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सम ऑफ टू वेक्टर इज 8, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सम ऑफ टू वेक्टर इज 8, मतलब बोल रहा है कि वेक्टर सम ऑफ टू वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मतलब दो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड जो है ना, दो वेक्टर है उसका सम करो, फिर उसका जो मैग्नीट्यूड है वो 8 दिया हुआ है। चलिए ये लाइन पढ़िए और इसको मैच कीजिए। सही बात लिखा हूँ ना? हाँ ठीक है, सही बात लिखा हूँ। देखिए बट सम ऑफ देयर मैग्नीट्यूड इज 16, मतलब दो वेक्टर्स हैं। मान लो कि मैं ऐसे लिखता हूँ, ऐसे मत करो तुम कंफ्यूज हो गए। देखो ऐसे करो, लेट टू वेक्टर्स बी ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है ना। अब पहले लाइन के अनुसार हम लिख सकते हैं ऐसे कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है भैया, मैग्नीट्यूड क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को जोड़ के जो मैग्नीट्यूड आ रहा है वो दिया हुआ है 8। और दूसरा लाइन बोल रहा है कि बट सम ऑफ देयर मैग्नीट्यूड इज 16, बट सम ऑफ देयर मैग्नीट्यूड इज 16। तो मान लो यहाँ पे कि ए प्लस बी मतलब इसका मैग्नीट्यूड है 16 है, समझ में आना, ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है अपना, ये दो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। और उसके बाद बोल रहा है कि जो छोटा वेक्टर है, जो सबसे छोटा वेक्टर है, स्मॉलर वेक्टर है, वो रिजल्टेंट से परपेंडिकुलर है, तो दोनों ए और बी वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा। आ रहा है समझ में? देखिए मैं बता रहा हूँ आपको। एक चलिए ये तो मान लिया आपने कि लेट टू वेक्टर्स बी ए एंड बी वेक्टर, ए एंड बी वेक्टर, मान लीजिए कि ए जो है ए वेक्टर वो स्मॉलर है, लेट सपोज करते हैं, समझ में आया ना, इसको लेट कर लेना है, लेट कर लेना है, आया समझ में? देखिए यहाँ पे अब इसको करेंगे तो कैसे करेंगे। देखिए आप एक काम कीजिए, यहाँ पे पहले डायग्राम बनाइए और डायग्राम के अनुसार हर एक चीज़ को इंप्लीमेंट करने का कोशिश कीजिए। देखिए ये है अपना ए वेक्टर मानिए, ठीक है ना, और ये मान लीजिए अपना बी वेक्टर, ठीक है, ये बी वेक्टर, और रिजल्टेंट जो है, रिजल्टेंट इस ए वेक्टर से परपेंडिकुलर है, मतलब ये जो ए वेक्टर है इससे परपेंडिकुलर है रिजल्टेंट अपना, रिजल्टेंट परपेंडिकुलर है, ये रिजल्टेंट है ए वेक्टर से परपेंडिकुलर है। यही बोला क्योंकि ए को मैंने स्मॉलर माना है, बोला कि रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू ए स्मॉलर वेक्टर, तो मैंने मान लिया भैया मान लिया ना, ठीक है। अब आप एक काम कर सकते हैं, इस बी वेक्टर को पैरेलल शिफ्टिंग करके यहाँ पे ला सकते हैं, लाइए, ये हो गया अपना रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है ना, ये हो गया अपना ए वेक्टर और ये हो गया अपना बी वेक्टर, ये हो गया अपना बी वेक्टर, क्योंकि मैंने इसको क्या किया, शिफ्ट करके यहाँ पे लाया। अब देखिए यहीं से सारा खेल चालू होने वाला है। ये बन रहा है एक राइट एंगल ट्रायंगल, समझ में आ रहा ना। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं ना, ए वेक्टर को 16 माइनस बी लिख सकते हैं, 16 माइनस बी लिख सकते हैं कि नहीं, ए वेक्टर को 16 माइनस बी। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, ए को लिख देते हैं 16 माइनस बी, 16 माइनस बी, बी का मैग्नीट्यूड बी और आर का तो आर है ही, मतलब आर का वैल्यू कितना है बी, आर का मैग्नीट्यूड 8 है। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं कि बी का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर प्लस 16 माइनस बी का स्क्वायर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार लगा सकते हैं कि नहीं, कि बी का अनुसार क्या, बी का स्क्वायर क्या है, मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, वो हमने किया। देखिए यहाँ पे अब नेक्स्ट देखिए, अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए। देखिए यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कीजिए, इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 16 माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर लगाने वाले हैं। 16 का होल स्क्वायर 256, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब माइनस 32b आ जाएगा, 32b। इसको करेंगे 2ab तो 32b आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको और इसको कैंसिल करते हैं, ठीक है। अब देखिए आर स्क्वायर कितना है भैया, आर स्क्वायर मतलब 8, आर स्क्वायर मतलब आर, यही तो है मैग्नीट्यूड, मतलब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या है, मतलब यही तो आर के बराबर है ना, इसी को तो हम आर के बराबर लिखेंगे, समझ में आ रहा है ना, इसी को तो आर के बराबर लिखेंगे। तो ये कितना है अपना, ये आने वाला है 8, ठीक है ना। तो 8 यहाँ पे डाल देंगे, 8 का स्क्वायर प्लस 256 माइनस 32b, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे हम करेंगे b से b कैंसिल, तो यहाँ पे 0 बचा, कुछ नहीं बचा। अब 256 प्लस ये 64, 8 9 64, 256 प्लस 64 कितना होता है 64, 6 4 10 के 0, 5 6 11, 1 12 का 2 और 2 1 3, मतलब 320, 320 आने वाला, मतलब 32b बराबर यहाँ पे आ जाएगा, 32b बराबर 320 और b जो है 32 से यहाँ पे करा देंगे तो b बराबर 10। ऐसा समझे, b का वैल्यू 10 आ गया, मतलब एक दूसरा वेक्टर का तो वैल्यू निकल गया, b का, अब a का निकालना है तो यहाँ पे डालिए, यहाँ पे डालिए, यहाँ पे डालिए, समझे। मान लीजिए इसको इक्वेशन 1 मानते हैं, मतलब पुट वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 1 में डालिए, तो यहाँ पे a है इक्वल टू 16 माइनस 10, a का वैल्यू कितना आ गया 6, मतलब आपका आंसर आ गया, आंसर कितना आया, आंसर आया कि b का वैल्यू है 10 और a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है 6। अब देखिए यहाँ से मैच कर लीजिए, जो सवाल में दिया गया था कंडीशन वो मैच हो जाएगा। यहाँ पे बोल रहा है कि a प्लस बी का वैल्यू 16 आना चाहिए, 10 प्लस 6 जोड़िए 16 आ गया, समझ में आ रहा है ना। ऐसा समझ आपको, चलिए इसे नोट कीजिए जल्दी, ये बहुत ही हलवा क्वेश्चन था, हलवा इन द सेंस मेरे लिए था और आपके लिए भी ये हलवा हो चुका है। चलिए नोट कीजिए जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन को पॉज करके अपने से कीजिए। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले पॉज करके आपने से कर लिया ना। देखो यहाँ पे मैं करता हूँ, क्वेश्चन है आपका कि इफ ए वेक्टर बराबर 4i कैप माइनस 3j कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू 6i कैप प्लस 8j कैप, देन फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ ए प्लस बी वेक्टर। चलिए बहुत आसान है, करिए ना, कितना हार्ड है ये, हलवा तो है सवाल। चलिए
बी वेक्टर कितना दिया हुआ है भैया 6i प्लस 8j। ठीक है, अब बोल रहा है फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ ए प्लस बी वेक्टर। तो ए प्लस बी वेक्टर तो पहले करे तो सही, उसके बाद मैग्नीट्यूड डायरेक्शन देख लेंगे क्या हो रहा है। ठीक है ना, अब देखिए 4i माइनस 3j है ए वेक्टर, अब इसमें बी वेक्टर को अपने को ऐड करना है, कर दीजिए 6i प्लस 8j, क्या दिक्कत है, फटाफट करते जाइए। और ये हो गया 4i माइनस 3j, ये होगा प्लस 6i प्लस 8j। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे 4 और 6 कितना होता है 10i, और ये माइनस 3j और प्लस 8j प्लस 5j, मतलब अपना ये आया ए प्लस बी वेक्टर का बी वेक्टर कितना आया, ए प्लस बी वेक्टर कितना आया अपना, ये आ गया। ठीक है ना, ये आ गया ए प्लस बी वेक्टर, ये आ गया। अभी इसमें से आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पता करना है, तो कैसे पता कीजिएगा, दिमाग लगाइए, ये आने वाला है। अब देखिए यहाँ पे ए प्लस बी वेक्टर कितना आया अपना 10i प्लस 5j। अब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना तो कर दीजिए ना, मैग्नीट्यूड क्या दिक्कत है, ए प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, √10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, क्या दिक्कत है, कीजिए। कितना आ गया 10 के 100 प्लस 50 25, ये 125 आ गया ना, 125 125 का क्या होता है 5√3, 50 25 5√5 आएगा, 50 25 125, मतलब 5√5 आ गया इसका मैग्नीट्यूड। आया समझ में आपको, आया समझ। अब डायरेक्शन पता करना है, तो ये दिया होगा ना, इससे डायरेक्शन पता होगा। पहला बोला है कि 10i डायरेक्शन के लिए, देखिए ये तो मैग्नीट्यूड के लिए मैं देख लिया, मैग्नीट्यूड के लिए ये हुआ। अब डायरेक्शन के लिए कैसे करेंगे, डायरेक्शन के लिए यही से ही करेंगे। अब 10i प्लस 5j दिया हुआ ना, तो 10i मतलब इधर, 10i का मतलब इधर हुआ 10i, और 5j का मतलब किधर हुआ, 5j मतलब ऊपर, ये 5j। ठीक है ना, तो डायरेक्शन इससे पता चलेगा आपको। देखिए यहाँ पे तो रिजल्टेंट कहाँ आएगा, रिजल्टेंट इसके कहीं बीच में आएगा, जो 5√5 है, समझ में आ रहा ना। तो यहाँ पे हुआ अपना 10, ये हुआ 10, इसका तो मैग्नीट्यूड 10 होगा x का, और इसका मैग्नीट्यूड 5 होगा, और ये अपना बनेगा थीटा। तो डायरेक्शन यही ना बताएगा थीटा कितना डिग्री के एंगल पे जा रहा है। तो यहाँ से tan थीटा निकाल दीजिए, tan थीटा क्या निकलेगा, tan थीटा यहाँ पे निकालिए, tan थीटा 5/2, समझ में आया ना, मतलब 5/2 नहीं 5/10 है ना, 5/10 मतलब 1/2 आ गया। tan थीटा इक्वल टू 1/2, tan थीटा 1/2 किसी का होता है क्या, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1/2 आ जाएगा, किसी का नहीं होता है। वैसे तो नोन एंगल में नहीं जानते हैं, तो ऐसे लिख देंगे हम, समझ में आना। तो ये आगे आपका मैग्नीट्यूड आ गया कितना, मैग्नीट्यूड आपका आ गया 5√5, और डायरेक्शन आ गया मतलब tan इनवर्स 1/2 एक्स एक्सिस से, समझ में आएगा ना, फ्रॉम एक्स एक्सिस। कहाँ से लिखेंगे, फ्रॉम एक्स एक्सिस, ये भी लिख देते हैं, पूरा डिटेल लिखना जरूरी है भाई, कहाँ से लिए हम, फ्रॉम एक्स एक्सिस। आया समझ में आपको। चलिए इसे नोट कीजिए जल्दी, बहुत आसान क्वेश्चन था, चलिए नोट कीजिए जल्दी। क्वेश्चन है कि 2 फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड f एंड f√3 एक्ट एट राइट एंगल टू ईच अदर। चलिए डायग्राम भी बना दिया, f और f√3 90 डिग्री पे एक्ट कर रहा है, ये 90 डिग्री पे एक्ट कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। द रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल बीटा विथ f, मतलब जो ये रिजल्टेंट है, इसका जो रिजल्टेंट आया जो भी आएगा, समझ में आ रहा ना, वो बीटा बना रहा है f के साथ। तो पूछ रहा है द वैल्यू ऑफ बीटा, इसी बात है, बहुत आसान सवाल है। इससे पहले जो क्वेश्चन कराया था वही समझ लीजिए, इस f√3 को इधर शिफ्ट करेंगे, समझ में आना, तो ये हो जाएगा f√3, और ये दिया हुआ f, यहाँ से निकाल देंगे tan बीटा फटाफट निकाल देंगे। tan बीटा कितना हो जाएगा f√3, मतलब परपेंडिकुलर अपन बेस f से f गया, मतलब tan बीटा कितना आया, tan बीटा अपना आ गया √3, मतलब ये कह सकते हैं कि tan बीटा √3 आया, मतलब tan बीटा मतलब किस एंगल पे √3 आता है, किसके tan पे, किस एंगल के tan पे √3 आता है, ये आता है tan 60 पे। आया समझ आपको। तो देखिए यहाँ पे बीटा कितना आ जाएगा 60 डिग्री, बहुत आसान क्वेश्चन था। आया समझ में आपको। चलिए बीटा आ गया आपका 60 डिग्री। कैसा लगा आज का सेशन आपको, बहुत अच्छे से कराया, हर एक क्वेश्चन को बहुत डीपली समझाया, समझ लीजिए बहुत एनालाइज करा के समझाया, मतलब समझ लीजिए कि इतना समय लगता है इन क्वेश्चंस को फ्रेम करके, इन क्वेश्चंस को आपको डिलीवर करने में, हर एक चीज़ समझाने में कि क्या बताऊँ मैं आपको। तो आपका एक कमेंट और एक लाइक और एक शेयर जो है ना बहुत कमाल करेगा मेरे लिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच। और अच्छे से आप हर एक चीज़ जो है ना पढ़ते रहिए, किसी भी चीज़ को मत छोड़िए, समझ रहे हैं ना, जो मैं करा रहा हूँ बस उस पर बिलीव करके फोकस करके चलते बनिए, सब चीज़ समझ लीजिए। हर एक क्वेश्चन आपका जो भी एग्जाम आप देना चाहते हैं, CBSE बोर्ड का, नीट का या जेई का, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, हर एक टाइप का क्वेश्चन मैं कवर करता हूँ। चलिए थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।